ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी क्लास में ज्यादातर शांत ही रहता है, जैसे कोई एसएससीएन, पर अचानक से एक दिन उसके क्लासमेट्स के साथ उसे भी दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाता है हीरोज की तरह डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। और उसे सही में मिलती है एक एसेसिनेशन क्लास, जिसके बाद से शुरू होती है उसकी एक जर्नी अपनों को बचाने की। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के अकीरा से, जो अकेला बैठा कुछ पढ़ रहा होता है। तभी एक और स्टूडेंट नाना से उससे पूछता है, क्या तुम्हें सिर्फ इसी का स्टोरीज पसंद है? वो कहता है, मैं जो मिले वो पढ़ लेता हूँ, फ्री के बैल के दांत नहीं गिनता। तभी वो सुनता है कुछ लड़कियों को बात करते हुए, हमें तो पता भी नहीं चलता है कि हमारे क्लास में भी है। तभी अचानक से उनके ऊपर एक पोर्टल खुल जाता है और सब टैब हो जाते हैं। नहीं, एक अजीब जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ एक आदमी कुकुम्बर बताता है कि राजा उनसे बात करेगा। सभी पैनिक करने लगते हैं कि ये कौन सी जगह है और हम सब कहाँ हैं। वो कुकुम्बर कहता है, शांत रहो वरना गाजर मूली की तरह काट दूंगा। सभी पूछते हैं, क्या वो दोनों आपके रिश्तेदार हैं? राजा तभी बताता है कि वो लोग रेटारियस नाम के किंगडम में हैं, जो ह्यूमन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जिस पर अभी डीमंस अटैक कर रहे हैं। वो आगे बताता है कि उनमें से ही कोई एक हीरो बन के डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। और अकीरा ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि इसी दिन के लिए तो वो इसी का स्टोरीज देखा करता था। कुकुम्बर सबको कहता है कि क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखो और स्टैट शब्द को दिमाग में उस तरह बोलो जैसे अपने क्रश को आई लव यू बोलते हो, जिससे हम सब तुम्हारे स्टैट्स देख सके। एक स्टूडेंट दुखी हो जाता है कि वो हीरो नहीं बना, पर कुकुम्बर बताता है कि उसके शुरू के स्टैट्स ही उसके औकात से ज्यादा हैं। तो बिगपद्दी ना पेलो और हीरो की हेल्प करके भी तुम अपने हिस्ट्री में नाम बना सकते हो। सब अपने अपने स्टैट्स देखते हैं और अकीरा देखकर हैरान हो जाता है कि उसे एसेसिनेशन क्लास मिला है। नाना से कहता है, हाँ ये तुम पे सूट भी करता है, क्योंकि क्लास में भी तो तुम साइलेंट एसेसिन की तरह ही रहते हो। सुकासा नाम के एक लड़के को कुकुम्बर हीरो घोषित कर देता है, इतना ज्यादा उसके स्टैट्स देख के कि इसकी अटैक पावर तो इंसेन है। पर अकीरा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके स्टैट्स तो सुकासा से भी ज्यादा पावरफुल है। नाना से कहता है, अब तुम्हारी बारी है क्रिस्टल के पास जाने की। पर वो सोचता है कि अगर उसने अपने एबनॉर्मल स्टैट्स दिखा दिए तो वो हीरो बना दिया जाएगा, जिससे वो सबकी नजरों में आ जाएगा। और उसे तो अभी ये भी नहीं पता कि ये अंधेर नगरी का चौपट राजा डीमन लॉर्ड के बारे में सच बोल भी रहा है या नहीं। इसलिए वो कंसील प्रेजेंस नाम की स्किल यूज करता है और अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, जिससे वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। कुकुम्बर देखता है कि सबका चेकअप अब हो गया तो कहता है, जाओ अब और रात भर आराम करो। पर अकीरा एक कैमरा लगा देख लेता है और समझ जाता है कि सब लोग मॉनिटर किए जा रहे हैं, जिससे उसे लगता है कि कुछ तो झोल है। रात को अकीरा अकेले इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ता है। जैसे ही वो आसपास देखते हुए घूम रहा होता है, उसे समझ आ जाता है कि ये वाकई में एक अलग दुनिया है। वो कैसल की छत पर जाता है और अपनी नई बॉडी की 6 पैक्स देख के हैरान रह गया था। तभी उसे राजा और राजकुमारी की बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी प्रेजेंस छुपा करके सुनने लगता है। राजा पूछता है, उनका प्लान ठीक से चल तो रहा है ना? और प्रिंसेस कहती है, हाँ, स्टूडेंट्स एक ऐसी दुनिया से आए हैं जहाँ मैजिक नहीं होता है, तो वो उनके लिए कभी दिक्कत नहीं बनेंगे। राजा कहता है कि उन्हें कैसल के आर्चिप्स में मत जाने देना, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अकीरा सोचता है कि ये लोग कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। वो राजा के इतने पास खड़ा होता है कि मन करता है साले का यही टेटुआ दबा दूं, पर वो डिसाइड करता है कि अभी नहीं और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन अकीरा सोचता है कि क्या वो सबको सच बता दे जो उसने सुना, पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर सब उसकी बात पर यकीन करेंगे क्यों। सुकासा बोलता है कि हम सब इस दुनिया में आकर स्ट्रांग हो गए हैं और हम राजा की मदद करेंगे। बाकी सब भी हुआ हुआ कर रहे थे। फिर वो एक नाइट कमांडर सारन से मिलते हैं, जो बताता है कि वो सबको ट्रेनिंग करने वाला है। वो कहता है, 1 महीने बाद सबको एक बेसमेंट में अपनी ताकत टेस्ट करनी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। इसी बीच अकीरा इनविजिबल होकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, पर सारन उसे देख लेता है और ये चीज अकीरा को हैरान करती है, क्योंकि उसने अपनी काउंसिल प्रेजेंस को ऑफ नहीं किया होता। लगता है स्किल अपने कूलडाउन टाइम पे चला गया है। पर सारन बताता है कि नहीं, स्किल अभी भी एक्टिव है, बस उसकी स्पेशल आंखें ही कुछ ज्यादा देख लेती हैं। अकीरा लड़ने को रेडी हो जाता है, पर सारन कहता है, अरे जरा शांत हो जाओ, मैं राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। अकीरा हैरान होकर के पूछता है, क्या तुम राजा की साइड में नहीं हो? सारन कहता है, ये सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अकीरा उसे बताता है कि वो आर्चिप्स पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। सारन उससे पूछता है कि तुम्हारे कंसील प्रेजेंस का लेवल क्या है? अकीरा बताता है कि ये मैक्स लेवल पर है, पर उसकी बाकी स्किल्स लेवल 1 पे हैं और उसे नहीं पता कि उन्हें कैसे बढ़ाया जाता है। सारन उसे ट्रेनिंग देने का ऑफर करता है और कहता है कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहता है वो उसे महल के आर्चिप्स में नहीं मिलेंगी। अकीरा कहता है, यहाँ आने के बाद से दरअसल काफी मजा आ रहा है, पर मुझे अपने घर वापस जाने का रास्ता भी तो ढूंढना है। सारन कहता है, इस चीज का तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि वो अपनी दुनिया में कैसे लौट सकता है, पर यहाँ तुम्हें जिंदा रहने के लिए स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। अकीरा खुददार आदमी फ्री में हेल्प लेना पसंद नहीं करता। सारन इस पर कहता है, ठीक है, बदले में तुम मुझे अपनी दुनिया की किस्से कहानियां सुना देना। और क्या।
फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और अकीरा सोचता है कि क्या सच में स्किल्स का लेवल बढ़ सकता है। सारन कहता है लेवल्स तो मॉन्स्टर्स को मार के बढ़ते हैं, पर एक चीज जो ट्रेनिंग से बढ़ती है और वो है स्किल। सारन बताता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस, डीमंस के अलावा एल्व्स और बीस्ट फोक्स भी रहते हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं। अकीरा भी डील के हिसाब से बीच बीच में उसे अपनी दुनिया के किस्से कहानियां बताता रहता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक नाइट गिलीस आकर के सारन को बताता है कि बाकी स्टूडेंट्स अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर काम बहुत ज्यादा है और यहाँ तुम सिर्फ अकीरा पर ध्यान दे रहे हो। सारन कहता है कि हाँ, क्योंकि वो मुझे अपनी दुनिया के एक टगले राजा की कहानियां सुनाता है जिसका हथियार काफी स्ट्रॉन्ग है। वो आगे गिलिस को बताता है कि अकीरा की काउंसिल प्रेजेंस स्किल मैक्स्ड आउट है, जो सुनकर वो हैरान होता है क्योंकि सिर्फ पहला इंसान उन्हें मिला है जो ये कर पाया है। अकीरा आता है और सारन को एक बुक दिखाता है जो उसे आर्चिस में मिली थी। सारन कहता है ये बुक मैंने ही लिखी थी, इसे तो मैं अपनी रेसिपीज बुक के साथ रखा था, पर मुझे पता था कि तुम इसे ढूंढ निकालोगे। वो बताता है कि उनका राजा पागल हो गया है और वो लोगों से अपनी मर्जी से सब कुछ करने नहीं दे सकते, पर चूंकि नाइट्स पर राज परिवार का बहुत बड़ा एहसान है इसलिए वो सैन्य शासन भी नहीं लगा सकते। अकीरा कहता है कि मैंने तुम्हारी ये किताब पढ़ी और मुझे समझ में आया कि तुम राजा की मनमर्जी की हुकूमत को गांधीवाद से समाप्त करना चाहते हो, लेकिन अगर ये गांधी मुझे परमिशन दे तो मैं राजा का काम तमाम कर सकता हूँ, जिससे सब आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो वैसे भी इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो बताता है कि जिस रात हमें समन किया गया था मैं छुपकर राजा के स्टडी रूम में गया था और मुझे मौका भी मिला था राजा को खत्म कर देने का, इसलिए ये दोबारा करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। सारन कहता है नहीं, अहिंसा परमो धर्म, तुमने उसे नहीं मार के बहुत अच्छा किया, क्योंकि किसी की जान लेने का बोझ बहुत बड़ा होता है। भले ही तुम्हें एसेसियन क्लास मिली हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस लोगों को मारते फिरो। अकीरा भी मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने किसी की जान ली तो उसकी माँ और बहन उसे कभी माफ नहीं करेंगी। वो सारन से पूछता है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। सारन बताता है कि उसे अकीरा में एक उम्मीद दिखती है। भीड़ों की तरह सर नीचे करके चलने की बजाय वो अपना दिमाग यूज करके अलग रास्ता चुना, और ऐसा सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा हो। अकीरा कहता है कि वो पहला आदमी है जिसका वो दोस्त अपनी मर्जी से बनना चाहता है। सारन कहता है तो इस दोस्त की जरूरत मुझे एक जगह पड़ने वाली है। 1 महीने बाद सारन सब स्टूडेंट्स को डंजन ले जाता है, पर अकीरा हैरान हो जाता है देख करके कि इतने सारे लोग सिर्फ उसे विदाई देने आए हैं। तभी वो एक लड़की को उन्हें घूरते हुए देखता है। वो पूछता है कभी हॉट लड़का नहीं देखा क्या? लड़की गुस्से में कहती है स्कूल के बच्चों को हीरोज की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि इन्हें समन करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। अकीरा पूछता है तेरा स्क्रू ढीला है क्या? सीधा सीधा बोलना। वो लड़की कहती है जब सच सामने आएगा तब मैं तुमसे सीधे सीधे बात करने आऊंगी। अकीरा सोचता है आइला, हुकअप से पहले ब्रेकअप। डंजन पहुंचकर सब मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे मॉन्स्टर्स ओवरपावर होते जा रहे थे। अकीरा रिट्रीट करने को कहता है और सारन यही सही समझता है। वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड से रास्ता साफ करता है और सब लोग भागते हैं, पर सामने एक और मॉन्स्टर ग्रुप आ गया था। सुकासा याद करता है कि उसे एक स्मोक ग्रेनेड दिया गया था जो मॉन्स्टर्स को दूर करेगा, पर जैसे ही वो धुआं छोड़ता है वो हैरान हो जाता है कि मॉन्स्टर्स और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तभी गिलीस और अकीरा पहुंचते हैं और गिलीस खुद हैरान हो जाता है देख करके कि एक मॉन्स्टर स्टूडेंट्स पर अटैक करने वाला है। तभी अकीरा सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। वो उसके अटैक को डॉज करता है और उसकी गर्दन में स्वॉर्ड घुसाने की कोशिश करता है, पर उसकी तलवार वहीं टूट जाती है उस मॉन्स्टर की स्किन सख्त होने पे। सुकासा अकीरा की मदद को आता है, पर अकीरा उसे रोकता है ये कहते हुए कि तुम्हारा खुद हाथ चोटिल है। सुकासा रोता शकल बना के कहता है कि हीरो होने के नाते सबको बचाने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए थी, पर अकीरा कहता है कि हम अपना ख्याल रख सकते हैं। पर सुकासा अपना आपा खोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो हीरो के नाम पर कलंक है। अकीरा एक लड़की को कहता है जाओ इसका ले जाके स्ट्रेस दूर करो, तब तक मैं इस छुछुंदर को उसके स्ट्रेस के साथ मिटाता हूँ। लगता है मुझे अपनी सीक्रेट स्किल का यूज करना पड़ेगा। ये है हीरो टाइम। तभी सारन कहता है ओ बेंटन के मरीज, मेरी सिग्नल का इंतजार कर। सारन का शरीर चमकने लगता है और वो उस मॉन्स्टर पर लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है। देन अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, अपने शैडो स्पाइक से उसे जख्मी करता है और धीरे धीरे उसे डार्कनेस में खींच लेता है, जिससे उस मॉन्स्टर का मुंडी अलग हो गया था। पर अकीरा एक्सेस यूज से अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देता है, जिस पर सारन उसे तुरंत अपनी मैजिक से शांत करता है। वापस कैसल पहुंचने के बाद सारन अकीरा का शुक्रिया करता है कि सब उसकी वजह से बच पाए हैं, पर अकीरा कहता है नहीं, तुमने ही मेरे मैजिक को बेकाबू होने से रोका, वरना ये सबके लिए खतरनाक हो सकता था। सारन कहता है कि ये जो भी मैजिक तुमने यूज किया वो तुम्हारे शरीर पर बहुत बोझ डालती है, इसलिए उसे कम ही यूज करना। सारन उसे एक कटाना देता है जो पहले हीरो ने बनवाई थी। अकीरा पूछता है कि ये सुकासा को क्यों नहीं दी जा रही।
मैं नहीं चाहता कि राजा को ये बात पता चले, क्योंकि मैंने ये छुप कर रॉयल आर्मरी से चुराई है। कटाना का नाम उसके ऊपर लिखा होता है, जो सारन पढ़ नहीं सकता था, पर अकीरा पढ़ लेता है क्योंकि वो जापानीज में लिखा हुआ था। पहले हीरो का संदेश कि मैं चाहता हूँ कि ये तलवार अपने सही अधिकारी को मिले। अकीरा सोचता है कि इतना प्यारा संदेश जिसने लिखा होगा, काश वो इंसान से कभी मिल पाता। अकीरा अभी भी सुकासा की हालत को लेकर परेशान है, क्योंकि उस पर डाला गया कर्ज बहुत शक्तिशाली है। सारन कहता है कोई शक नहीं कि ये किसने किया होगा। रात में हम देखते हैं राजकुमारी एक कैसल से सुकासा पर कर्ज कर रही होती है। तभी अकीरा उसके पीछे से आकर के कैसल के 2 टुकड़े कर देता है। वो पूछता है कि उसने सुकासा को कर्ज क्यों किया, छोटी बच्ची हो क्या? पर राजकुमारी कुछ नहीं बताती। अकीरा के जाते ही वो एक अलमारी खोलती है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल पड़े होते हैं, जिनसे वो अब बाकी स्टूडेंट्स को कर्ज करने वाली होती है। बाद में अकीरा सारन को बताता है कि उसका शक सही था, ये उसी का काम है। सारन पूछता है कि क्या अकीरा ने अपनी शकल राजकुमारी को दिखा दी? अकीरा कहता है हाँ, तो क्या मुझे बैटमैन बन के जाना चाहिए था? मैंने उसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, पर उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। सारन कहता है कि राजकुमारी तो सिर्फ राजा की कठपुतली है, और कहता है कि अकीरा आज रात कैसल में नहीं रुक सकता, क्योंकि राजकुमारी अब हीरो के अलावा सारे स्टूडेंट्स को भी कर्ज करेगी, पर तुम्हें नहीं कर सकती क्योंकि तुमने उस क्रिस्टल पर अपना हाथ नहीं रखा था, तो इसलिए वो तुम्हें एलिमिनेट करवाने की कोशिश करेगी। अकीरा कहता है ए शांति स्तूप, मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तो मुझे डांट क्यों नहीं रहा? सारन कहता है बच्चे गलती करते ही हैं, और बड़े उन्हें संभालने के लिए होते हैं। काश मेरी दुनिया के भी बड़े लोग तुम्हारे जितना समझदार होते। सारन मजाक में कहता है अच्छा, तो जब तू अपनी दुनिया में लौटेगा ना, तो मुझे भी अपने साथ ले चलना, मैं सभी को अपने जैसा समझदार बना दूंगा। अगली सुबह अकीरा उठकर देखता है कि सब स्टूडेंट्स बाहर इकट्ठा हैं। वो देखने जाता है तो हैरान हो जाता है कि सारन मरा पड़ा है। सब लोग अकीरा को दोष दे रहे होते हैं, क्योंकि सारन को उसी के डैगर से मारा गया है। वो डिफेंड करता है पर मेरी डैगर तो डंजन में टूट गई थी ना, तुम सबने देखा था। पर राजा तुरंत नाइट से कहता है पकड़ो इसे। अकीरा तुरंत से काउंसिल प्रेजेंस का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। वो गिलिस के पास पहुँचता है और गिलिस उसे बताता है कि सारन को राजा के खास कातिलों ने मारा है, जिनको नाइट रावंस कहते हैं। पर सारन ने अपने कमरे में अकीरा के लिए कुछ हिदायत छोड़ रखी है, इसलिए अकीरा को वो सब लेकर के तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात में राजकुमारी राजा को बताती है कि उसने हीरो के अलावा सारे स्टूडेंट्स पर कर्ज लगा दिया है, इसलिए अब उन्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए पूर्वी इलाके पर जंग छेड़ने की। राजा कहता है स्टूडेंट्स उसके लिए बहुत जरूरी हिस्सा है, और वो अकीरा भी ज्यादा दिन तक इस दुनिया में जिंदा नहीं बच पाएगा, पर फिर भी नाइट सावन को उसके पीछे भेजो। अकीरा डंजन की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि सारन ने उसे कहा था कि ये छुपने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, और यही उसकी क्लास लेवल बढ़ाने का सबसे तेज तरीका भी। साथ ही सारन ने उसे वार्न किया था कि उसका काउंसिल वाला स्किल हाई रैंक मॉन्स्टर्स से उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ स्मेल और हियरिंग बहुत तेज होती है। पर अगर अकीरा अपना एसेसिनेशन स्किल लेवल अप कर ले, तो वो अपनी खुशबू, कदमों की आहट और शरीर का सिग्नेचर तक छुपा सकता है। उसे याद आता है कि सारन ने कहा था कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन यकीन मानो ये संघर्ष वाला सफर उसके लिए अच्छे अच्छे बदलाव लेकर के आएगा, और जब उसकी क्लास लेवल 100 तक हो जाएगी, तब एक स्पेशल स्किल अनलॉक होगा। सारन उसे हर 10th फ्लोर पर बॉस के होने की हिदायत दी है। जब अकीरा पहली बॉस रूम में जाता है तो उसे एक किमेरा दिखाई देती है, जो तुरंत उस पर हमला कर दी थी। अकीरा उसके पंजों से बच जाता है, पर किमेरा की पूंछ जहरीली अटैक छोड़ देती है, जिससे अकीरा गिर पड़ा था। किमेरा उसे दूर फेंक देती है। अकीरा सोचता है कि अगर वो यहाँ मर गया तो सारन का बदला कैसे लेगा, इसीलिए वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, जो किमेरा को टुकड़ों में फाड़ देता है। अकीरा खुद क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तो उसका शैडो मैजिक अपने आप रिकवरी मोड में चला जाता है और उसे हील करने लगा था। उधर सुकासा डिसाइड करता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड से लड़ने जाना चाहिए, पर बाकी स्टूडेंट्स मना कर देते हैं, क्योंकि वो अभी डिस्परेशन में है। उन्हें भी लगता है कि अकीरा ने सारन को मारा है। सुकासा समझ जाता है कि सब प्रिंसेस के कर्ज के अंडर है, जैसा गिलिस ने बताया था। फिर वो अकेला ही जाने का फैसला करता है, पर अचानक से स्टूडेंट्स उसके साथ चल पड़ते हैं। शहर के बाहर निकल सुकासा पूछता है कि सब उसके साथ क्यों आए। तब यूकी कहती है कि अब उन पर राजकुमारी का कर्ज काम नहीं कर रहा। असाही बताता है कि शायद ये मैंने किया, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैं किसी अजीब कमरे में कुछ क्रिस्टल तोड़े थे। हमें पता चलता है कि गिलिस ने अपनी मैनिपुलेशन स्किल से असाही को कंट्रोल किया, क्योंकि सारन का यही अंतिम आदेश था। असाही सोचता है कि उन्हें अब अकीरा को ढूंढना होगा, क्योंकि वो निर्दोष है। उधर अकीरा एक सपना देखता है उस वक्त का जब असाही से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। अकीरा एक जॉब कर रहा होता है और उसे कहता है कि इस बात को कभी स्कूल में किसी से न बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन को पता चले कि वो काम भी करता है। फिर वो दोनों अपनी बहनों की फोटो देखते हैं, जो एक दूसरे की दोस्त होती है। अकीरा जागता है तो हैरान होता है कि उसके जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वो अपना स्टैट्स खोलता है और देखता है कि उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं। वो हैरान होता है देख करके कि उसका शैडो मैजिक 2 लेवल बढ़ गया है।
जबकि उसने तो सिर्फ अभी एक ही बार यूज किया था। उसे लगता है कि इसलिए अब उसे उसका कंट्रोल आसान लग रहा है। आगे बढ़ते हुए अकीरा एक स्लाइम से टकराता है। जब वो स्लाइम को काट कर रख देता है तो उसके अंदर से एक एल्फ लड़की एमेलिया निकलती है। अकीरा उस पर वर्ल्ड आई स्किल यूज करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, पर उसे इतनी ज्यादा चीजें दिखने लगती हैं कि वो तुरंत स्किल कैंसिल कर देता है। उसे लगता है कि ये स्किल बहुत खतरनाक होगी। तभी एमेलिया होश में आती है और कहती है वो ठीक है, पर अकीरा को पता है कि उसका एचपी बहुत कम है। वो नोटिस करता है कि एमेलिया के पास भी वर्ल्ड आई स्किल है। जब एमेलिया उसे नाम से बुलाती है तो अकीरा कहता है बिना नाम पूछे किसी को उसके नाम से बुलाना प्राइवेसी का हनन है, जबकि उसे पता होता है कि एमेलिया उसका स्टैट्स देख सकती है। एमेलिया फिर बेहोश हो जाती है और अकीरा समझ जाता है कि उसे बुखार है। वो उसकी देखभाल करता है और कुछ देर बाद वो पेट की आवाज से उठ जाती है। अकीरा उसे खाना देता है और एमेलिया पूछती है कि उसे बीमार लोगों की देखभाल कैसे आती है। अकीरा बताता है कि वो अपनी बीमार माँ का हमेशा ख्याल रखते आया है। तभी वो देखती है कि अकीरा ने पत्थर पर कुछ लिखा है। अकीरा कहता है कि ये फ्लोर नंबर है। उसे याद आता है कि अकीरा ने पहले कहा था कि ये 75 फ्लोर है। वो पूछती है कि वो 69 फ्लोर पर क्यों है। तो अकीरा कहता है कि इस फ्लोर पर पानी सबसे करीब में था। एमेलिया तभी शक करती है कि कहीं अकीरा ने उसे गलत तरीके से छुआ तो नहीं। वो तुरंत कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम बस सो जाओ। आगे एमेलिया बताती है कि राज परिवार के होने के बाद भी किसी ने कभी उसकी इतनी देखभाल नहीं की जितनी अकीरा ने की है। अगली सुबह वो 18th फ्लोर की तरफ बढ़ता है और एमेलिया मॉन्स्टर से लड़ने में अकीरा की मदद करती है, पर अकीरा समझ नहीं पाता कि एमेलिया उसके पीछे क्यों आ रही है। जब वो ठीक हो चुकी है, अपने रास्ते जाए, एमेलिया कहती है कि मैं बस उसी डायरेक्शन में जा रही हूँ। अकीरा कहता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं बचाने वाला नहीं। हाँ ठीक है, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। बॉस रूम में घुसते ही एक ड्रैगन उन पर फायर ब्रिज छोड़कर अटैक करता है, जिससे दोनों बच जाते हैं। अकीरा अपनी प्रेजेंस छुपा लेता है, जबकि एमेलिया ग्रेविटी जादू से ड्रैगन को मार रही होती है, पर ड्रैगन फिर भी अकीरा को भांप जाता है। एमेलिया कहती है कि ड्रैगन उसकी माना को ट्रेस कर रहा है, इसलिए उसे अपनी मैजिक को आसपास फैला देना चाहिए, पर अकीरा बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अकीरा अपने डार्क मैजिक से ड्रैगन पर हमला करता है और तलवार से उसकी आंख छेद देता है, जिससे ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा था। अकीरा बताता है कि उसने आसपास की माना का इस्तेमाल करके ड्रैगन को हराया है, और एमेलिया हैरान हो जाती है कि उसने ऐसा कर दिया। अचानक वो चमकने लगता है और एक बिल्ली की शक्ल ले लेता है, जो देख वो दोनों के होश उड़ जाते हैं। एमेलिया बताती है कि ये अभी भी जिंदा है, बस रूप बदल रहा है, क्योंकि असली ड्रैगन्स इतनी आसानी से नहीं गिरते हैं, जिससे अकीरा को शक होता है कि एमेलिया वर्ल्ड आइज का इस्तेमाल कर रही है। तभी वो पूछती है कि तुम अपने वर्ल्ड आइज क्यों नहीं यूज कर रहे। अकीरा बताता है कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। बिल्ली हैरान होती है कि वो दोनों से हार गया और बताता है कि वो बस मजे लेने के लिए ड्रैगन बना था, पर ये चीज मेरे पे ही भारी पड़ गई। अकीरा को यकीन नहीं होता कि वो बोल भी सकता है। वो कहता है कि मुझे मॉन्स्टर मत समझो, मुझे तो बस डीमन किंग ने एक तेज दिमाग प्राणी के रूप में बनाया था। खैर छोड़ो, तुम जैसा छोटा लड़का है ये सब कुछ नहीं समझेगा। अकीरा कहता है भूलो मत कि तुम हमारी कैद में हो। वो कहता है हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना संदेश दे करके रहूंगा, उसके बाद तुम मुझे मार देना। वो बताता है कि डीमन किंग अकीरा का अपने किले में इंतजार कर रहा है। अकीरा हैरान हो जाता है कि डीमन किंग को उसके बारे में कैसे पता चला। वो कहता है अबे मुझे क्या पता। फिर वो जमीन पे लेट जाता है और कहता है कि अब वो उसे मार सकता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है, पर अकीरा उसे मारने से इनकार कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते। एमेलिया कहती है कि अगर वो बिल्ली को नहीं मारेगा तो बॉस रूम का दरवाजा भी नहीं खुलेगा, पर अकीरा फिर भी इनकार कर देता है क्योंकि उसे बिल्लियां पसंद है। वो कहता है इतना प्यार मुझसे करोगे तो फिर भूख से मरने के लिए तैयार हो जाओ, पर अकीरा सोचता है कि कोई और रास्ता भी तो होगा। तब एमेलिया कहती है कि अगर वो बिल्ले को अपना फेमिलियर बना ले तो दरवाजा खुल जाएगा, पर वो बिल्ला कहता है कि इसके लिए इस किराए के मालिक का अपने माना पे बहुत तेज कंट्रोल होना चाहिए, जो मुझे तो नहीं दिख रहा। एमेलिया कहती है कि अकीरा ने जो अटैक किया था वो वही काम है जो पहले हीरो ने किया था, इसलिए वो ये कर सकता है। हाँ, पर सफल होगा या नहीं वो नहीं पता। अकीरा पूछता है कि अगर वो इस रिचुअल में फेल हुआ तो क्या होगा। बिल्ला कहता है तो दोनों की जान जा सकती है, पर अकीरा बिना सोचे समझे तैयार हो जाता है। एमेलिया समझ नहीं पाती कि वो एक बिल्ले के लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बना रहा है, जबकि वो उसे आसानी से मार के काम खत्म कर सकता है, पर अकीरा कहता है कि वो अब फैसला कर चुका है। एमेलिया बताती है कि शुरू करने से पहले अकीरा को बिल्ले का एक नाम रखना होगा, तो अकीरा उसका नाम योरू रखता है। अब वो अपनी माना योरू पे यूज करने लगता है, पर अचानक अपने आप को योरू के मन के अंदर पाता है, जहाँ वो देखता है कि योरू एक गांव तबाह कर रहा है। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर योरू उसे लाइटनिंग से उड़ा देता है, ये कहते हुए कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो उसकी आत्मा हमेशा यहीं कैद रहेगी। योरू उसे खरोच मारता है और इधर अकीरा के असली शरीर से भी खून बहने लगा था, जो देख एमेलिया घबरा गई थी। अकीरा चाकू फेंक कर एक्शन में आता है तो योरू सोचता है कि आखिरकार फाइनली ये लड़ने के मूड में आ गया। योरू रूप बदलने लगता है, पर अकीरा जानबूझकर उसके पंजे से टकराता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मुझे पता है कि तुम भी मुझे नहीं मारना चाहते। योरू कहता है कि तुम गलत हो, मॉन्स्टर्स की फितरत ही होती है दूसरी जातियों को चोट पहुंचाना। अकीरा कहता है पर मैं जानता हूँ तुम इस जिंदगी से थक चुके हो। सुनो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाने दूंगा।
अचानक से योरू शांत हो जाता है और उसका फेमिलियर बन जाता है। अकीरा फिर होश में आता है और वो योरू को जैसे ही सहलाता है उसके शरीर पर साइन बदल जाते हैं। अमेलिया बताती है कि इसका मतलब दोनों की बॉन्डिंग जुड़ चुकी है। योरू उसके साथ वफादारी की कस्में खाता है। तभी एक टेलीपोर्टेशन का सर्कल खुल जाता है, पर योरू अभी जख्मी है इसलिए वो जाने से पहले उसके ठीक होने का इंतजार करने का फैसला लेते हैं। अमेलिया कहती है कि वक्त काटने के लिए बातें करते हैं और योरू भी मान जाता है। उसे लगता है कि अब वो सब एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ सुकासा और उसके साथी एक नगर में पहुंचते हैं जो बिल्कुल उनके देश जैसा लगता है। सभी नए कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं और सुकासा फिर कहता है कि हमें बैठकर प्लान बनाना चाहिए। सबसे पहला काम हमें नौकरी ढूंढना है। नानसे कहता है कि उन्हें साथ में जाकर के एडवेंचरर बनना चाहिए। सुकासा मानता है और कहता है कि हाँ, इससे हमें इस दुनिया की जानकारी भी मिलेगी। डेओस सोचता है कि क्या कोई किताब होगी जिसमें घर वापस जाने का तरीका लिखा हो। सुकासा कहता है घर वापसी का एक ही रास्ता है। राजा और राजकुमारी जरूर जानते होंगे कि उन्हें कैसे लौटाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें बुलाया था और उसके लिए हमें पहले डीमन किंग को मारना होगा, फिर हम उनसे इस चीज का शर्त रख सकते हैं। पर असाही कहता है कि उन्हें तब तक रुकना चाहिए जब तक अकीरा उनसे नहीं मिल जाता। उसका मानना है कि अकीरा हम में से सबसे शक्तिशाली है, इसलिए बिना अकीरा के डीमन किंग से लड़ना बेवकूफी होगी। पर हर किसी का अकीरा के बारे में अभी भी अलग अलग राय ही चल रही थी। सब लोग सुकासा को बोलते हैं कि वही फैसला करे। सुकासा सोचता है कि अकीरा उनके साथ टीम कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि किंडरगार्टन से एक ही क्लास में होने के बावजूद भी वो मुझे पहचानता तक नहीं है। सुकासा जानता है कि सिर्फ हीरो की होली स्वॉर्ड ही डीमन किंग को हरा सकती है, मतलब इसमें टीम वर्क बहुत जरूरी है। पर अकीरा इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए पहले हमें भी उसके जितना ताकतवर बनना पड़ेगा जिससे वो हमें अपने में लगाए। इसलिए वो फैसला करते हैं कि यहीं रुककर अकीरा का इंतजार करेंगे और तब तक यहाँ के मॉन्स्टर से लड़के खुद को ताकतवर भी बनाएंगे। डंजन में अमेलिया बताती है कि उसे अपने घर से भागना पड़ा। जब लोग उसके पीछे पड़ गए तो उसने ग्रेविटी जादू से पहाड़ तोड़ करके अपनी जान बचाई। वो नदी में गिर गई और फिर बहते बहते किनारे तक पहुंची, जहाँ एक डार्क स्लाइम ने उसे निगल लिया था। और जब फिर उसे होश आया तो उसके सामने अकीरा था। एमिलिया कहती है कि मुझे अपने पास्ट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी तरह मेरी मुलाकात तुमसे हुई। पर अकीरा कहता है कि उसे वापस जाकर के सब ठीक करना चाहिए। उसे पता है कि अमेलिया की छोटी बहन को उससे शिकायत है, इसलिए अमेलिया को उससे बात करनी चाहिए। पर अमेलिया कहती है कि ये उतना भी आसान नहीं है। अकीरा उसे एक किस्सा बताता है कि एक बार उसने अपनी बहन के लिए नया फोन लिया था, पर उसकी बहन नाराज हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अकीरा उसके लिए इतनी मेहनत करे। तब उनकी माँ ने कहा था कि अकीरा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि चाहे अपनों से लड़ाई ही क्यों न हो जाए, बाकी सब तो सपने होते हैं, पर अपने तो अपने होते हैं ना। और मैं भी चाहता हूँ कि अपनी माँ और बहन को एक बार देखूं, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं सारन का बदला नहीं ले लेता। तभी अचानक उसके आसपास डार्क एनर्जी घूमने लगती है, पर वो खुद को संभाल लेता है। योरू से कहता है, मालिक अपनी खूनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखो। दोनों बताते हैं कि हम सारन के बारे में सुन चुके हैं। अकीरा हाथ में दस्ताने पहनकर योरू से खेलने लगता है ताकि उसका मूड थोड़ा हल्का हो सके, पर योरू उसे डांट देता है कि मालिक ये सब प्यार व्यार बाद में करना, पहले यहाँ से निकलने का सोचो, क्योंकि हम में से अगर एक भी कोई मरा ना तो दोनों मर जाएंगे। साथ ही वो बताता है कि दोनों एक दूसरे से कितने भी दूर हो पर फिर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं अब जुड़ गई हैं। अमेलिया ये सुनकर जलन महसूस करती है। अकीरा कहता है कि इस चीज में तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि योरू मेरा फेमिलियर है। जैसे ही वो निकलने के लिए सर्किल में घुसने की तैयारी करते हैं, अमेलिया कहती है कि मैंने सुना है कि ये सर्किल उन्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम में से कोई एक जाना चाहता हो। पर अमेलिया को अब कहीं जाने से फर्क नहीं पड़ता जब तक अकीरा उसके साथ है। अकीरा सोचता है कि क्या यह सर्किल उसे उसके असली दुनिया में वापस भेज सकती है, पर तुरंत से इस विचार को टाल देता है क्योंकि अभी घर लौटने का सही वक्त नहीं आया है। सर्किल उन्हें एल्फो के देश में पहुंचा देता है, जिससे अमेलिया के होश उड़ गए थे। तभी एक एल्फ उस पर तीर चला देता है। अकीरा तुरंत एमिलिया को बचा लेता है और पल भर में उस एल्फ के सामने खड़ा हो जाता है। अगर तूने तीर चलाना बंद नहीं किया तो तेरा टेटुआ दबा दूंगा। वो एल्फ कहता है कि अमेलिया का अब यहाँ कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो चली जाए यहाँ से। अकीरा उसे बेहोश कर कहता है, बहुत बोलता है साला। अचानक वो सभी चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। अमेलिया की बहन रोज सामने से आती है और कहती है कि वो अपनी बहन एमिलिया से उस पाप का बदला लेगी जो उसने किया। फिर एक यादे दास्तान में हम देखते हैं, एक दिन अमेलिया घूमने निकली थी और रोज को सैनिकों के साथ तलवार चलाते देखकर इम्प्रेस होती है। रोज ने तुरंत उस सोल्जर को हरा दिया था, पर उसकी सेवा में लगी नौकरानियां याद दिलाती हैं कि असल में तो आपकी बहन अमेलिया ही लीडर बनने वाली है। तभी रोज का फियोंसे लियाम उससे सगाई तोड़ने की बात करता है। रोज कहती है, ये इसलिए है ना क्योंकि अमेलिया विपत्ति की संतान है, और अमेलिया पर अचानक भयानक अपराध का आरोप लग जाता है। प्रेजेंट में अकीरा सोचता है कि अमेलिया ने आखिर ऐसा क्या किया था। रोज बताती है कि अमेलिया ने उसे जहर दिया था, पर अमेलिया कसम खाकर कहती है कि मुझे लगा कि तुम जहर दे रही हो। रोज अकीरा से कहती है, अमेलिया को मेरे हवाले कर दो,
और अपने मैजिक से अकीरा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अमेलिया गुस्से में अपनी बहन को बोलती है कि अपना मैजिक हटाओ ताकि अकीरा खुद फैसला कर सके। रोज हैरान होती है कि पहली बार अमेलिया उस पर ऐसे चिल्ला रही है। अकीरा कहता है, चिंता मत करो, ये मेरे पे काम नहीं करेगा। हाँ तो मैं कहाँ था? योरू कहता है कि ये पावर खुद से पावरफुल लोगों पर काम नहीं करता। रोज को यकीन नहीं होता कि अकीरा उससे ज्यादा ताकतवर है, पर अकीरा कहता है कि अमेलिया पर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उन्हें अब मुझे दूर करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये झूठ नहीं बोलती। रोज अपने सैनिकों से अकीरा को मारने का आदेश देती है। अकीरा लड़ने को तैयार हो जाता है, तभी एल्फो के राजा आकर के सबको रुकने बोलता है। रोज हैरान होती है कि वो यहाँ कैसे, क्योंकि आपको तो देश के बाहर होना चाहिए था। राजा पूछता है कि क्या हो रहा है ये सब, और सारे एल्फ एक के बाद एक बताने लगते हैं कि अमेलिया ने पाप किया है। राजा कहता है, चुप, क्या पाप पाप लगा रखा है। तभी वो नोटिस करता है कि सभी पे रोज की चार्म मैजिक लगी हुई है। वो रोज को आदेश देता है कि सब पर से अपना जादू हटाए। फिर वो अमेलिया से माफी मांग करके सब ठीक करने का प्रॉमिस करता है और अकीरा से कहता है कि तुम लड़के उल्टे पैर लौट जाओ। अमेलिया बताती है कि अकीरा ने ही उसे बचाया है, पर राजा कहता है, हाँ तो उससे क्या, दूसरी जातियों का यहाँ आना मना है। अमेलिया कहती है, फिर मैं भी आपके साथ नहीं आना चाहती। राजा कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें ही गद्दी को संभालना है। अकीरा कहता है, इसे फोर्स नहीं कीजिए, ये अपने फैसले खुद करेगी, और वो राजा को खुलेआम इसके लिए चैलेंज कर देता है। राजा देख लेता है कि अकीरा में वो कला है जो लियाम को हरा सकती है, तो वो अकीरा को मुकाबले की चुनौती देता है और जो जीतेगा वही फैसला करेगा। राजा अपने तरफ से रोज को लड़ने भेजता है और कहता है कि ये मुकाबला होली ट्री के सामने होगा। जाते हुए अमेलिया अकीरा से माफी मांगती है कि उसने उसे परेशानी में डाल दिया, पर अकीरा कहता है कि ये उसका खुद का भी फैसला था। अकीरा पूछता है कि उन्होंने तुम्हें विपत्ति का संतान क्यों बुलाया। अमेलिया बताती है कि पुरानी कथाओं में लिखा है कि अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो और उनमें से एक अपने माँ बाप से अलग दिखाई दे तो माना जाता है कि वो आगे आने वाले समय में देश के लिए दुर्भाग्य लेके आएगा। योरू कहता है कि ये कथा तो बहुत पहले ही अंधविश्वास मानी जा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि रोज ने ये सब सिर्फ जलन में कहा होगा। अकीरा कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे बाल इतने सुंदर जो हैं, वो उससे जलेगी ही। वो लोग होली ट्री तक पहुंच जाते हैं। अकीरा फैसला करता है कि वो अपनी इनविजिबल पावर नहीं यूज करेगा ताकि सब देख सकें कि वो कैसे जीता, पर अमेलिया उसे चेतावनी देती है कि रोज एल्फो में सबसे तेज तलवारबाज है। अकीरा हैरान होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम अपनी बहन की साइड ले रही हो। अमेलिया कहती है कि हम पहले बहुत क्लोज हुआ करते थे और अब भी वो उसे अपनी प्यारी छोटी बहन ही मानती है। मुकाबले की तैयारी होती है और रोज यकीन नहीं कर पा रही थी कि अकीरा अपनी तलवार ही नहीं निकाल रहा। अकीरा उसे टीज करता है कि मैं तुम्हें कहीं गलती से न मार दूं, इसलिए तलवार नहीं खींच रहा। राजा कहता है, फाइट। रोज बिजली की रफ्तार से हमला करती है, पर अकीरा आसानी से उसकी तलवार से बचकर उसे पीछे धकेल देता है। रोज सोचती है कि अकीरा उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो अपनी तलवार में हवा का जादू भरकर तेज धमाका करते हुए उस पर हमला करती है, पर अकीरा फिर बच निकला था। वो पास आकर के रोज को लंगड़ी मारकर पूछता है, क्या अब उसका गुस्सा ठंडा हुआ? वो बताता है कि अमेलिया उसकी कितनी तारीफ करती है और चाहता है कि कोई अगर चीज उसे परेशान कर रही है तो दोनों बहनें बैठकर उस पर बात करें, पर रोज कहती है कि अमेलिया ने उससे सब कुछ छीन लिया। लगातार ये कहते हुए वो हमला कर रही थी, पर तभी उसका कंट्रोल अपने मैजिक पर से ही छूटने लगता है। अकीरा तुरंत योरू से अमेलिया को प्रोटेक्ट करने को कहता है। यहाँ हम एक पास्ट में देखते हैं कि छोटी रोज अमेलिया के सुंदर बालों को एडमायर करती है, पर जब उसे पता चलता है कि अमेलिया का क्लास एक लेजेंडरी स्पिरिट मीडियम है, तब सारा अटेंशन अमेलिया को मिलने लगता है। रोज कहने लगती है कि वो सब उसे वापस चाहिए जो उसका था। अमेलिया उसे अब रुक जाने को बोलती है। तभी लियाम अमेलिया को कोई मैजिकल आइटम देता है जिसका इस्तेमाल कर पूरी जगह को वो शुद्ध कर देती है। इससे सारे सैनिक से रोज का जादू हट गया था। रोज समझ लेती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए वो अब अपना अंतिम हमला तैयार करती है। अकीरा देख लेता है कि अगर वो बचने की कोशिश करेगा इससे तो पीछे खड़े लोग मर जाएंगे, इसीलिए वो अपना डार्क मैजिक यूज करता है जो रोज की मैजिक को निगलने लगता है। पर जैसे ही वो जादू रोज को भी लपेटने वाला होता है, अकीरा उसे वापस खींच लेता है और वो उसके शरीर में फिर से समा जाता है। रोज हार मानने से इनकार करती है, पर अकीरा उसका अटैक ब्लॉक कर उसे दूर उड़ा देता है। रोज सोचती है कि अमेलिया और लियाम उसका मजाक उड़ाने आए हैं क्योंकि उन्होंने उसका जादू पल भर में तोड़ दिया, पर अमेलिया कहती है कि लियाम कभी उसके जादू में था ही नहीं। रोज यकीन नहीं करती और रो रो कर कहती है कि ठीक है, मैं हार गई, वो चाहे तो कोई भी सजा दे दे। तभी राजा बोल उठता है कि सारी गलती मेरी थी। वो बताता है कि अमेलिया ने उससे कुछ नहीं छीना, बल्कि वो खुद रोज की यादें मिटा करके उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। राजा उसकी यादें वापस करता है। यादों में हम देखते हैं कि रोज अपने से तलवारबाज बनने का वादा करती है और डंजन में ट्रेनिंग करने जाती है, जहाँ उसे एक मिस्टीरियस लड़की ऑर्ब देती है, ये कहते हुए कि ये मॉन्स्टर को खत्म करेगा। वो सोचती है कि मॉन्स्टर्स को हरा के जल्दी ताकत पालूंगी, पर इससे मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा हो जाते हैं। रोज भाग करके बाहर निकलती है, पर मॉन्स्टर्स का पीछा कर लेते हैं।
वो अपने आप को अब खत्म ही समझती है, पर तभी लियाम और सैनिक आ जाते हैं और एक गॉब्लिन ने लियाम का काम तमाम कर दिया था। राजा बताता है कि लियाम की मौत ने रोज को ऐसा तोड़ दिया कि वो अंधेरे में डूब गई, इसलिए उसकी यादें मिटानी पड़ी। पर अमेलिया ने पुनर्जन्म का जादू बनाया और लियाम बच गया। इसके बाद रोज सबसे अलग होती चली गई, क्योंकि सिर्फ वही सच नहीं जानती थी। राजा मानता है कि ये राज छुपाने से उनके बीच एक दीवार बन गई, इसलिए आज का मुकाबला उसकी हिम्मत वापस लाने के लिए रखा गया था। राजा बताता है कि जब लियाम को फिर से जीवित किया गया तो होली ट्री का एक पत्ता उसके शरीर में समा गया, इसलिए रोज का चार्म मैजिक उस पर काम नहीं करता। राजा यहाँ माफी मांगता है कि अमेलिया को दूर भेजना पड़ गया। रोज रोने लगती है कि उसने सबकी चिंता को दया का भाव समझा और अपनी ही बहन को दुश्मन बना लिया। अमेलिया उसे गले लगाकर कहती है कि तुम हमेशा से एक अच्छी इंसान रही हो, तो बुरा क्यों बनना है। इस तरह दोनों बहनें फिर से मिल जाती हैं। उसके बाद सब लोग भोज करते हैं। अकीरा राजा को याद दिलाता है कि मुकाबला मैंने जीता है, इसलिए अमेलिया अब आजाद है और वो जो चाहे वो कर सकती है। राजा पूछता है, हाँ ठीक है, तो अब तुम कहाँ जाओगे। अकीरा कहता है कि योरू ने उसे बीस्टमैन के देश के बारे में बताया है, जो वेपन्स बनाने के लिए काफी मशहूर है। अमेलिया कहती है, हाँ, और मैं भी अकीरा के साथ ही जाऊंगी, वो जहाँ भी जाए। इधर सुकासा और उसके सारे साथी जहाज पर होते हैं। सुकासा असाही से माफी मांगता है कि वो अकीरा का इंतजार नहीं कर पाया और पता चलता है कि वो सब भी बीस्टमैन के देश जा रहे होते हैं अपने अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने। रोज इधर कहती है कि अमेलिया तुम कभी भी वापस आ सकती हो। लियाम अकीरा से कहता है अमेलिया का ध्यान रखने, और राजा बताता है कि सैनिक तुम्हें बंदरगाह तक छोड़ देंगे, क्योंकि समुद्र के किनारे कुछ लोगों को उठा ले जाने की घटनाएं हो रही हैं। पर अमेलिया कहती है कि चिंता न करे, अकीरा है ना। रास्ते में बढ़ते हुए अकीरा योरू से पूछता है कि तू राजा के सामने इतना चुप क्यों था रे। योरू कहता है, मैं कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था मालिक, मेरी सेंसेस अभी भी डीमन लॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। हालांकि मैं उसके कैद में अब नहीं हूँ, पर वो तुमसे मिलना जरूर चाहता है। एमिलिया सोचती है कि शायद वो अकीरा से दोस्ती करना चाहता हो। योरू कहता है, हो सकता है, क्योंकि उसे मालिक का दबदबा पसंद है, जिस तरह से इन्होंने डार्क मैजिक को उस फाइट में कंट्रोल किया। अकीरा बताता है कि वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो रोज को बचाने के लिए बेचैन था। तभी अचानक उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो कैरेज को रोकने को कहता है। वो देखते हैं कि कुछ लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं। सब लोग अपने हाथ बांध ले, वरना इस लड़की को मार दिया जाएगा। उन्हें समझ आ जाता है कि ओ, तो इस तरह की ही किडनैपिंग की बात राजा कर रहे थे। अमेलिया को देख करके उन्हें पता चल जाता है कि ये तो एल्फ्स की राजकुमारी है, इसलिए वो तो खुश हो जाते हैं कि उन्हें तो जैकपॉट लग गया और सोचते हैं कि उनका मालिक ग्राहम इससे बहुत खुश होगा। अकीरा अपने स्किल से उन्हें पल भर में गिरा देता है और बाकी एल्फों को कहता है कि उन्हें बांध दो। जब अमेलिया उस लड़की को आजाद कर रही होती है, एक एल्फ बताता है कि उसने ग्राहम के बारे में सुना है, वो बीस्टमैन देश का एक रॉयल है। अकीरा फिर एल्फों को कहता है कि इन लुटेरों को महल ले जाकर के जेल में डाल दो। फिर वो शिप तक आते हैं और अकीरा कहता है कि उसे और ज्यादा ताकत चाहिए ताकि वो सारन का बदला ले सके। योरू बताता है कि एक पोर्ट सिटी में लेब्रियंथ है जहाँ जाकर के वो अपने स्टैट्स बढ़ा सकते हैं, पर वहाँ पहुँचने में कुछ दिन लगेंगे, तब तक आराम करो। एमिलिया बहुत खुश होती है क्योंकि पहली बार वो जहाज का सफर कर रही थी, पर उसे बुरा लगता है कि अकीरा सारा वक्त तो किताब में ही पढ़ा रहता है। अकीरा कहता है, हे, ये किताब तुम्हारे डैड ने ही दी है। अमेलिया कहती है, तुम बेवकूफ हो जो एक लड़की के साथ खूबसूरत नजारे का लुफ्त न लेके किताबों में लगे हो। कुछ दिनों बाद वो पोर्ट सिटी पहुंच जाते हैं। अकीरा देखकर हैरान होता है कि इंसान यहाँ बीस्टमैन के लिए काम कर रहे हैं। शहर में घूमते वक्त कुछ बीस्टमैन कहते हैं, ये लड़की हमें दे दे। अकीरा मना कर देता है और वो इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि एक इंसान उनका हुक्म नहीं मान रहा। हमला करने जा रहे होते हैं कि अकीरा डार्क मैजिक चलाकर उनकी आंखें चौंका देता है। वो आसानी से उनके बीच से निकल जाता है बिना किसी को हर्ट किए, क्योंकि वो हंगामा नहीं चाहता था। एमिलिया नोटिस करती है कि सभी बीस्टमैन योरू को देखकर डर रहे हैं। वो पूछती है, ऐसा क्यों है? योरू कहता है, अब क्या कहूँ मोहतरमा, इतना समझ लीजिए कि इस देश में काली बिल्लियों का जलवा है। तभी एक आदमी छुप कर उन्हें देख रहा होता है। शाम को सभी होटल में खाना खाकर आराम करने जाते हैं। अमेलिया चाहती है कि वो अकीरा के पास सोए। अकीरा कहता है, नहीं, हमें अलग बिस्तर पे ही सोना चाहिए। योरू समझ जाता है कि अमेलिया क्या सोच रही है और वो कमरे से निकल जाता है ये कहते हुए कि एंजॉय करना। अमेलिया नहा कर आती है पर अकीरा को सोया हुआ पाती है। वो उसके गालों पर किस करते हुए गुड नाइट कहती है, पर हम देखते हैं कि अकीरा बस सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसे सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है कोई आइडिया नहीं था। अगली सुबह योरू आता है और मजाक में कहता है, लगता है रात काफी सुहानी बीती है। और अकीरा देखता है कि एमिलिया उसके बगल में सोई थी। योरू कहता है, चलिए मालिक, पैंट चढ़ाइए और किसी से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। तभी एक ब्लैक स्मिथ क्रो उनसे मिलने आता है, जिसे योरू ने रात में ही बुला लिया था। क्रो कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि नाइटमेयर ऑफ एडिलिया ने मुझे जो बुलाया है। योरू कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे मालिक तुमसे मिले, क्योंकि तुम दुनिया के बेस्ट स्मिथ हो।
क्रो अकीरा की तलवार देखकर कहता है कि वो ज्यादा इस्तेमाल होने से खराब हो गई है, पर वो ठीक हो सकती है अगर सही इंग्रेडिएंट्स उसे मिल जाए तो। अकीरा वादा करता है कि वो सारी चीजें ला करके देगा और उसके लिए एसेसियन टूल्स भी बनाने को कहता है, पर क्रो कहता है कि अभी तुम इन हथियारों के लायक नहीं हुए हो, तुम में अनुभव की कमी है। एमेलिया कहती है तुम्हें अकीरा के बारे में कुछ नहीं पता, पर योरू कहता है मैडम जी शांत हो जाओ। क्रो खुद पिछले हीरो पार्टी का मेंबर रह चुका है, इसलिए उसे बहुत एक्सपीरियंस है। क्रो फिर अकीरा को उसके इंग्रेडिएंट का लिस्ट देकर के कहता है कि तलवार उसके पास रहेगी जब तक वो ठीक नहीं कर देता। योरू मानता है कि क्रो थोड़ा रूड है, पर वो इस काम के लिए बिल्कुल सही बंदा है। वो अकीरा से कहता है कि ये इंग्रेडिएंट उसे लेब्रियंथ में मॉन्स्टर्स को मार के मिल जाएगी। एमेलिया निकलते हुए कहती है मुझे क्रो से कुछ बात करनी है। अकीरा योरू को बोलता है उसके साथ जाने और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मन की बात से बताए। अमेलिया और योरू को आया देख क्रो पूछता है कि अब उन्हें क्या चाहिए। मुझे पता है पिछली बार हुई डीमन लॉर्ड से फाइट में सिर्फ तुम और हीरो ही बच पाए थे। क्रो कहता है ओह तो तुम यहाँ मुझे बचे होने पे डांटने आई हो क्या? पर अमेलिया कहती है नहीं, वो बेशक ताकतवर योद्धा होगा इसलिए बच पाया। वो क्रो से कहती है कि मुझे लड़ना सिखाए, मैं अकीरा की ताकत बनना चाहती हूँ, बोझ नहीं। पर क्रो कहता है कि वो स्टूडेंट्स अब नहीं बनाता क्योंकि जिसे भी उसने सिखाया वो सब फेल हो गए। अमेलिया वादा करती है कि वो कभी फेल नहीं होगी। वो बताती है कि उसे मजबूत बनना है क्योंकि वो अकीरा के साथ हमेशा रहना चाहती है। क्रो योरू से कहता है नाइटमेयर ऑफ एडेलिया, हमारे बीच ऐसी डील तो नहीं हुई थी। योरू कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। क्रो कहता है क्यों नहीं, तुम इसके लायक हो, एक टाइम पे तुमने पूरे बीस्टमैन टाउन को डरा जो दिया था। एमेलिया पूछती है ऐसा क्या कर दिया था तुमने? हम एक 100 साल पुरानी पास्ट देखते हैं। एडेलिया खुशहाल शहर हुआ करता था, पर उन्होंने डीमन लॉर्ड से उलझना चाहा, जिस पर डीमन लॉर्ड वार्निंग के तौर पर योरू को भेजे थे। लेकिन ये पगला आगे तबाही मचाने लगा, जिससे बीस्टमैन उससे लड़ने की कोशिश करते रहे, पर सब नष्ट हो गए थे। उस घटना के बाद से सब ने योरू को नाइटमेयर ऑफ एडेलिया कहना शुरू कर दिया था और इसी वजह से यहाँ के लोग काले बिल्लियों से डरते हैं। प्रेजेंट में अकीरा को सब पता चल जाता है क्योंकि उसका मन योरू से जुड़ा हुआ है। योरू कहता है पर अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं अपने नए मालिक के जैसा हूँ। क्रो को इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर वो कहता है कि उसने कभी योरू से नफरत नहीं की। वो बताता है कि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। हम देखते हैं उस घटना के बाद क्रो अपनी बहन को श्रद्धांजलि दे रहा होता है। तभी योरू से पहचान लेता है कि वो हीरो पार्टी का मेंबर में से एक है और पूछता है कि क्या वो उससे लड़ना चाहता है। पर क्रो कहता है कि मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि डीमन लॉर्ड तुम पर अपना नियंत्रण कर रहा है और मुझे ये भी पता है कि मेरी बहन को तुमने नहीं मारा। वो बताता है कि जब उसकी बहन एडेलिया में फंसी हुई लोगों को बचाने गई थी तब ग्राहम डर गया था कि योरू उनके पीछे पीछे आकर के हमें भी न मार दे, इसलिए उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सबको मार दो। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और क्रो बताता है कि उसने ग्राहम से बदला इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी बहन भी नहीं चाहेगी कि मैं इस रास्ते पर चलूं। अमेलिया कहती है मुझे तुम्हारी बहन पे तरस आ रहा है क्योंकि तुम अपनी डरपोकता को अपनी बहन का बहाना दे रहे हो। वो बताती है कि वो भी ऐसी ही थी अकीरा से मिलने से पहले, हमेशा अपने आप को रोकती थी और सोचती थी कि वो सब अपनी बहन के लिए कर रही है, पर अकीरा ने उसे दिखाया कि वो कितनी गलत सोचती थी एक्शन ना लेकर के। उधर अकीरा शहर में लेब्रियंथ ढूंढ रहा होता है, तभी अचानक ढेर सारे मॉन्स्टर शहर पर हमला कर देते हैं जिससे लोग इधर उधर भागने लगे थे। एमेलिया अपनी मैजिक यूज करके मॉन्स्टर्स को कुचल देती है और योरू सिविलियंस को भगा करके सुरक्षित जगह पहुंचाता है। तभी वो आदमी सामने आता है जो उनका पीछा कर रहा था। एमेलिया उसे पहचान लेती है कि ये वही है जिसने रोज को धोखा से वो ऑर्ब दिया था। वो अपना नाम ओडम बताता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड ने उसे ऑर्डर दिया है कि तुम्हें जिंदा रखा जाए। फिर वो और भी मॉन्स्टर्स को बुला लेता है ताकि अमेलिया को घेरा जा सके। अकीरा एक मॉन्स्टर को इधर काट डालता है, तब योरू से बताता है कि अमेलिया को उठा करके ले जाया गया है। वो कहता है तो तू क्या भजिया तल रहा था? वो तुरंत से उस लेब्रियंथ की ओर निकलता है और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था, पर उनकी तादाद बढ़ते जा रही थी, इसलिए वो योरू को पीछे रहने का हुक्म देता है और अपने शैडो हाउंड मैजिक का यूज करके अपने आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को निशाना बनाता है। मैजिक इस्तेमाल करते हुए वो चीख रहा था। उसे एहसास होता है कि पहली बार उसने किसी के लिए इतना गुस्सा महसूस किया है। उसके लिए एमेलिया बहुत कीमती हो चुकी है। वो शैडो मैजिक पूरा एरिया साफ कर देता है और अकीरा भी अपनी सीमा पार कर चुका था और बेहोश होकर के वहीं गिर पड़ा था। योरू उड़ करके उसके पास आता है, पर अकीरा अपने आप रिकवरी मोड में चला गया था और उसकी शैडो मैजिक उसके शरीर को ठीक करने लग जाती है। जब अकीरा होश में आता है, योरू से बताता है कि उसने उसे क्रो के घर ला करके सुलाया है और उसे एक दिन बाद होश आया है। अगर शैडो मैजिक उसे हील नहीं करता तो वो वहीं मर जाता। वो पूछता है कि आखिर ये मैजिक है क्या? अकीरा कहता है कि अभी उससे भी जरूरी कुछ और पता लगाना है। वो तुरंत जानने की कोशिश करता है कि अमेलिया है कहाँ। क्रो कहता है कि एक दिन बीत चुका है और अमेलिया शायद डीमन रियाल में ले जाई जा चुकी होगी। अकीरा कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। क्रो उसे शांत करता है और पूछता है कि बिना हथियारों के वो क्या करेगा।
फिर वो उसकी हथियार दिखाता है जो उसने ठीक कर दिया था। अकीरा देखकर हैरान होता है कि उसकी तलवार को उसने 2 हिस्सों में कर दिया है क्योंकि इससे हमला करना आसान होता है। क्रो उसे एक अंगूठी भी देता है जो पिछले हीरो ने बनवाई थी। अंगूठी उस चीज की तरफ रास्ता दिखाती है जिसे पहनने वाला ढूंढ रहा है। अकीरा अंगूठी को आजमाता है, तभी रेड बीम निकल करके सामने पॉइंट करती है। योरू कहता है यानी कि वो अभी भी लेबिरिंथ में ही है। अकीरा बिना देरी के भाग पड़ता है। योरू उसे कहता है कि आगे से उसका थोड़ा ध्यान रखना। इधर लेबिरिंथ में ऑरम बताता है कि मॉन्स्टर्स को काबू में करने का मेरे पास जादू है और वही जादू एल्फो पर भी काम करता है। एमिलिया पूछती है कि हम लेबिरिंथ में क्या कर रहे हैं। ऑरम बताता है कि डीमन लॉर्ड के सिपाही 2nd ग्रेड के होते हैं और वो 3rd ग्रेड का है, इसलिए हम यहाँ रुक करके अपने बॉस लोगों का आने का इंतजार करेंगे। इधर अकीरा अंगूठी को फॉलो करता हुआ लेबिरिंथ के गेट तक पहुंच गया था। तभी एक लड़की सामने आ जाती है जिसे अकीरा उस गांव में पहले भी देख चुका होता है। वो कहती है कि वो भी अमेलिया को ढूंढने जाना चाहती है। अकीरा उसका कॉलर पकड़ पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि अमेलिया लेबिरिंथ में है। वो बताती है कि मैंने अपनी सेंट ट्रैकिंग स्किल से अमेलिया का पता लगाया। अकीरा पूछता है और वो क्यों? वो अपना परिचय देती है कि मेरा नाम ले है, मैं बीस्टमैन किंगडम की पहली राजकुमारी हूँ। मैंने सुना कि अमेलिया को डीमन लॉर्ड निशाना बना रहा है, इसलिए मैं उसे चेतावनी देने आई थी, पर शायद देर कर दी। अकीरा अपनी वर्ल्ड स्किल का यूज करके पता लगाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही। वो उसकी स्पिरिट बैरियर स्किल के बारे में पूछता है और वो हैरान होती है कि अकीरा को इसके बारे में कैसे पता चला। ले बताती है कि आम बैरियर एक जगह लगाई जा सकती है, पर उसकी स्पिरिट बैरियर चलती फिरती चीजों पर भी लग सकती है, यहाँ तक कि इंसानों पर भी। वो कसम खा करके कहती है कि वो मदद करेगी और उसे ये भी बताती है कि डीमन लॉर्ड को अमेलिया के पुनर्जन्म का जादू हासिल करना है। यहाँ अब अकीरा को उस पर विश्वास हो जाता है और वो उसे अपने साथ आने देता है। उधर अमेलिया भी समझ गई थी कि आखिर डीमन लॉर्ड उससे क्या चाहता है, पर वो हैरान होती है कि मॉन्स्टर तो वैसे भी लगभग अमर ही होते हैं, फिर उसे उसका पुनर्जन्म का जादू क्यों चाहिए। ऑरम कहता है अबे मुझे क्या पता, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। अकीरा लेबिरिंथ की तरफ बढ़ता है और ले से पूछता है कि जब उसे पहली बार रटारियस में देखा था उसने, तो वहाँ क्या कर रही थी। ले बताती है कि वो अपने परिवार को ढूंढ रही थी जिसे एक डार्क स्लाइम ने किडनैप कर लिया था। वो बताती है कि उसे राज परिवार ने गोद लिया, पर उससे पहले वो एक छोटे गांव में रहती थी और एक दिन वहाँ एक डार्क स्लाइम आया और सबको निगल गया। अकीरा याद करता है कि ये वही चीज है जो अमेलिया के साथ भी हुई थी। ले बताती है कि राज परिवार ने मुझे एज अ प्रोटेक्टर स्किल की वजह से गोद लिया था और राजकुमारी बनने के बाद मैंने अपने गांव के लोगों के गुम होने का कारण ढूंढा और यही चीज मुझे रटारियस एम्पायर तक ले गई। वो बताती है कि सिर्फ उसका गांव ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंसान और बीस्टमैन गायब हुए थे क्योंकि उन सब को हीरोज को दूसरी दुनिया से बुलाने के लिए कुर्बान कर दिया गया था और इसीलिए मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करती थी। अकीरा बताता है तो अब ऐसे अचानक से क्या हो गया, मैं भी तो उनमें से ही एक हूँ। ले कहती है हाँ, पर अब मुझे पता चल गया है कि इस सब का जिम्मेदार यहाँ का राजा और राजकुमारी थे। अकीरा कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि हमें मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए बुलाया गया है। योरू कहता है मुझे भी, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने तो 100 साल से कोई हमला ही नहीं किया था। वो लेबिरिंथ पहुंच जाते हैं जहां हर फ्लोर पार करने के लिए उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ना था। अकीरा सोचता है अपना शैडो मैजिक यूज करे, पर योरू कहता है कि मुझे भी कुछ काम कर लेने दो मालिक, बस मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि मैं अपना आपा न खोऊं। अकीरा उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कंट्रोल में रखेगा। योरू तुरंत रूप बदल लेता है और मॉन्स्टर्स को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वो अपना नियंत्रण खो रहा था, पर अकीरा अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसे लगातार बातें कर रहा था। वो पूछता है कि सभी मॉन्स्टर्स और डीमन से नफरत क्यों करते हैं। योरू बताता है कि सिर्फ पहला डीमन किंग ही था जिसने दूसरी प्रजातियों पर भी अपना हक जमाने के लिए उन पर हमला करता था और तभी से सभी मानने लग गए कि डीमंस बुराई का जड़ है। पर इन्हें नहीं पता कि सारे डीमंस वैसे नहीं होते, उनकी भी फैमिली होती है। अकीरा कहता है ये दुख की बात तो है, पर अगर एमिलिया का अपहरण के पीछे डीमन लॉर्ड का ही हाथ है तो फिर उसकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। आखिरकार वो एमिलिया तक पहुंच जाते हैं और हम हैरान होता है कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। योरू कहता है कि मैं अपने लिमिट्स तक पहुंच चुका हूँ मालिक। अकीरा उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो। वो लड़ने की तैयारी करता है। ले अमेलिया पर अपनी बैरियर स्पेल लगा देती है। अमेलिया अकीरा से माफी मांगती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, पर अकीरा कहता है कि अब अपने को दोष देना बंद करोगे। अकीरा पीछे से ऑरम पर वार करने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक काम नहीं करता और ऑरम उसे एक हिट मारता है। अकीरा जितने अटैक्स करता है ऑरम सबसे बच गया था और बार बार उसे हिट करते रहता है। ले को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बैरियर स्किल भी वो तोड़ दे रहा है। योरू बताता है कि ऑरम की भाला बहुत गहरी माना से भरी हुई है। ऑरम कहता है चलो सब खत्म करने का टाइम हो गया, पर तभी अकीरा अपना शैडो मैजिक यूज करता है। वो जमीन पर बिखरे हुए अपने ब्लड्स भी वापस एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर वो अपने शैडो बीस्ट को बुलाकर ऑरम पर हमला करवाता है।
उसका ध्यान जैसे ही भटकने लगता है, अकीरा उसे एक हिट मारता है जिससे वो घुटनों पर गिर पड़ा था। पर इधर अकीरा भी अपने लिमिट्स तक पहुंच चुका था। ऑडम फिर अपनी बांसुरी बजाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस पर हमला करने आ जाते हैं। अकीरा समझ जाता है कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो दोबारा से शैडो मैजिक का इस्तेमाल करे, पर तभी ले अपनी सारी मैजिक एक साथ इस्तेमाल करके एक बैरियर कास्ट करती है जो उन मॉन्स्टर्स के हमले को रोकता है और साथ ही पलट कर उन मॉन्स्टर्स को तुरंत मिटा भी दिया था। इधर अमेलिया ऑडम की कमजोरी की वजह से आजाद हो जाती है। ऑडम कहता है कि मुझे खत्म कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पर अकीरा यहाँ पर हेजिटेट करता है। उसके मन में फिर से सारन के वो शब्द घूमने लगते हैं कि किसी को मारने का बोझ बहुत भारी होता है। तभी एक टेलीपोर्टेशन सर्कल चमक उठता है और सेकंड क्लास का डीमन महिरू आकर के खड़ा हो जाता है। योरू अकीरा को चेतावनी देता है कि सीधे महिरू से लड़ना यानी मौत समझो, क्योंकि तुम उसके सामने अभी कुछ भी नहीं हो। महिरू ऑडम को आराम करने बोल उठा के दूर फेंक देता है। फिर वो चुटकी बजा ले का बैरियर तोड़ देता है। अकीरा उसे रोकना चाहता है, तभी महिरू कहता है मेरा ले से कुछ नहीं लेना देना। वो अपना कठपुतली जादू चला देता है। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसे पता चलता है कि निशाना वो नहीं अमेलिया है। अमेलिया दर्द से चिल्ला उठती है जैसे कि मैजिक उसे हर्ट कर रहा हो। इससे अकीरा का गुस्सा फूट पड़ता है। तभी महिरू कहता है ये मरी नहीं है, पर क्या तुम्हें मुझसे लड़ने का मन कर रहा है? अकीरा समझता है कि वो महिरू का सामना भी नहीं कर सकता, इसलिए उसका भी पूरा फोकस अमेलिया को बचाने पे होना चाहिए। महिरू बताता है कि मुझे इसे किडनैप करना है और सब रास्ते बंद कर देता है। अकीरा को पता है कि वो पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता क्योंकि उसने अभी अभी शैडो मैजिक का यूज जो किया था। वो पूछता है कि उसका नाम कांजी में लिखा है क्या, और बताता है कि वो भी जापान में जीत चुका है। अकीरा हैरान होता है कि वो इंसान हो गए डीमंस के साथ क्यों मिला हुआ है। महिरू उस पे हमला करता है जिसे अकीरा डॉज कर लिया था, पर वो अटैक मुड़कर पीछे से उसे लगता है। अकीरा सामने बढ़ता है पर महिरू उसे पीछे धकेल देता है और भी मैजिकल बॉस उस पर फेंकने लगा था। तो अकीरा थोड़ी बहुत अपनी शैडो मैजिक यूज करके उससे बचता है। महिरू कहता है तुम्हारा मैजिक दिलचस्प है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा माना खत्म हो रहा है। वो कहता है कि मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें पूरी ताकत से लड़ते नहीं देख पाया। वो फाइनल अटैक करने बढ़ता है। अकीरा समझ जाता है कि अब हालत खराब होने वाली है। तभी योरू कहता है मुझे मिस कर रहे थे क्या मालिक? हाँ, देख क्या रहा है भिखमंगिया, मैं अब डीमन लॉर्ड का गुलाम नहीं हूँ तेरी तरह। वो अकीरा से कहता है कि मेरा बंधन तोड़ दो मालिक, ताकि मैं इसे रोकने के लिए बर्जर्क मोड तक भी जा सकूं। पर अकीरा इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता और कहता है कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है रे पगले। महिरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बतिया रहे हैं, पर वो कहता है हाँ ये कर लो पहले, क्योंकि शायद तुम्हारी यही आखिरी बातचीत हो। अकीरा योरू से कहता है कि वो साथ लड़ेंगे और महिरू को हराएंगे। तब योरू अपना रूप बदलकर सारन बन जाता है और बताता है कि यही एक रूप है जो महिरू का मुकाबला कर सकता है। पर वो अकीरा को बताता है कि वो ये रूप ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता है, इसलिए उन्हें लड़ाई जल्द ही खत्म करनी होगी। महिरू अपने मैजिकल एरो से हमला करता है तो वो दोनों एक तरफ उछल जाते हैं और योरू एक लाइटनिंग हैमर समन करने लगता है। अकीरा समझ जाता है कि वो उसकी शक्तियां बढ़ा रहा है और उसे लगता है कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। तभी महिरू एक बहुत बड़ा बैरियर बना देता है और उनके ऊपर लाइटनिंग फॉल कराता है। अकीरा और योरू बचने के लिए दोनों महिरू की तरफ भागते हैं। अकीरा अपने बॉडी को शैडो मैजिक से ढक लेता है और महिरू पर हमला शुरू करता है, पर महिरू मैजिकल स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। अकीरा उसकी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा होता, तब योरू तेज दौड़ कर आता है और दोनों मिलकर महिरू पर हमला करते हैं। अकीरा सोचता है कि अगर सारन जिंदा होता तो इस लड़ाई का मजा दुगना होता, पर अकीरा के अंदर उदासी आ जाती है क्योंकि वो जानता है कि ये कभी नहीं हो सकता। दोनों मिलकर महिरू पर भारी पड़ने लगते हैं और वो एक जोर का चोट खाता है। योरू कहता है कि मेरा रूप बदलने वाला जादू खत्म होने वाला है मालिक। अकीरा कहता है ठीक है, एक आखिरी हिट और हम इसे घुटनों पे ला देंगे। तभी महिरू एक चुटकी बजाता है। अकीरा सोचता है कि शायद उसकी माना खत्म हो गई होगी, इसलिए कुछ नहीं हुआ, पर तभी पीछे से उसके शरीर में एक हमला होता है और वो गिर पड़ा था और ये अमेलिया थी। वो समझ जाता है कि महिरू ने अमेलिया को कंट्रोल करके ये काम करवाया है। होश में आने पे अमेलिया रोते हुए माफी मांगती है। अकीरा कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी। योरू भी अपने असली रूप में आ जाता है और अकीरा की सांसें रुक जाती हैं। पर तभी एक आवाज गूंजती है कि शरीर रिकवरी मोड में जा रहा है और तेज रोशनी उसे घेर लेती है। महिरू दोबारा उस पर वार करता है पर उसका कोई असर नहीं होता और अकीरा का शरीर तुरंत ठीक भी हो जाता है। वो वापस खड़ा हो गया था, जो देखकर सब चौंक जाते हैं। आवाज बताती है कि वो कॉम्बैट के लिए पूरी तरह से तैयार है। महिरू उसकी तरफ बढ़ता है पर अकीरा उसे डॉज कर लेता है। जब महिरू मैजिकल ब्लेड्स बुलाता है, अकीरा अपने शैडोज में उसे पकड़ लेता है। आवाज महिरू को चेतावनी देती है कि अपना मैजिक हटा ले, पर वो मना कर देता है और कहता है कि इंसान डिमोनिक पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। वो आवाज कहती है बिना कोशिश किए हार मानना गलत है, चाहे वो कोई आम इंसान ही क्यों ना हो। मेहनत हमेशा फल देती है।
महिरो गुस्से में आकर के अमेलिया पर मैजिकल नीडल्स बरसाने लगता है। तभी अकीरा अचानक नॉर्मल मोड में लौट आता है और अमेलिया को बचाने के लिए भागता है, पर वो हैरान होता है कि नीडल्स उसे लगी ही नहीं, क्योंकि क्रो यहाँ पहुंच गया था जो एक पल में महिरो का जादू मिटा देता है। महिरो यकीन नहीं कर पाता कि क्रो अभी भी जिंदा कैसे है, क्योंकि बीस्टमैन तो इंसानों से सिर्फ 1 सदी ही ज्यादा जीते हैं। क्रो कहता है, मैंने हीरो पार्टी छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। महिरो मान लेता है कि हाँ, तुमने मेरे जादू को पल भर में ही तोड़ दिया, इससे पता चलता है। वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाता है और ऑडम को लेकर के पतली गली पकड़ लेता है। ले कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रो उनकी मदद के लिए आएगा। अकीरा उसे पूछता है कि क्या वो महिरो को जानता था, पर क्रो सिर्फ इतना कहता है कि अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। और अकीरा बेहोश होते हुए कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वो जब जागता है तो योरू बताता है कि वो 3 दिन तक बेहोश था, पर मैं खुश हूँ मालिक, क्योंकि तुम अमेलिया के पास ही होश में आए हो। अकीरा क्रो का शुक्रिया अदा करता है, पर पूछता है कि ले कहाँ गई। क्रो बताता है कि उसने उसे महल वापस भेज दिया है, पर कोई और तुमसे मिलने आया है। अकीरा देखकर हैरान होता है कि ये सुकासा और उसकी टीम है। गिलिस बताता है कि वो क्रो को जानता है, क्योंकि नाइट्स इससे ही हथियार खरीदते थे। सुकासा कहता है कि गिलिस ने असाही को कंट्रोल करके हमें वहाँ से फ्री कराया। अकीरा पूछता है, क्या गिलिस तुम्हारा महल से दूर रहना ठीक है? गिलिस कहता है कि हाँ, अब मैं नाइट नहीं रहा। सारन के मरने के बाद किंग ने हमारी पूरी नाइट्स को चेंज कर दिया, क्योंकि हम उन्हें बोझ लगते थे। असाही कहता है कि अकीरा उनके साथ चले, पर योरू मना करता है कि मालिक कहीं नहीं जाएंगे। दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो अकीरा उन्हें शांत करता है। वो उनका हालचाल पूछता है और उनके इरादों के बारे में अच्छे से पूछता है। सुकासा कहता है कि वो डीमन किंग को हराना चाहते हैं। इस पर योरू पूछता है, सब डायपर पहन कर आए हो ना? यूकी कहती है, इस बिल्ले का बीच में बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अकीरा योरू को बाहर जाने को कहता है ताकि वो अच्छे से समझ सके कि वो क्या चाहते हैं। वो पूछता है कि डीमन किंग को क्यों हराना है। सुकासा बताता है कि वो रेटाइडिस के राजा को मनाने के लिए। वो अकीरा से लीड करने बोलते हैं क्योंकि वो सब में ज्यादा ताकतवर है, पर अकीरा कहता है कि वो राजा इस बारे में कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो एक घमंडी मतलबी इंसान है। उसने ही सारन को मरवाया है। सुकासा कहता है, हाँ ये बात तो है, ये हम भी मानते हैं, पर ये तो बताओ कि घर वापसी का क्या प्लान है? अकीरा बताता है कि मैंने देखा है कि 2nd क्लास के मॉन्स्टर्स टेलीपोर्टेशन सर्कल बना सकते हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढ करके मजबूर करेगा। पर वो ये भी कहता है कि और इसमें मुझे तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए, तुम सब और मेरी कमजोरी बन सकते हो। गिलीस इधर जाता है क्रो से अपने ऑर्डर के बारे में बात करने। बाकी सब उदास होते हैं कि अकीरा उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहता, पर वो तय करते हैं कि वो अपने आप को साबित करेंगे। इधर अकीरा देखता है कि एमिलिया समुद्र की तरफ देख रही है। वो उसे बताती है कि वो अभी डरी हुई है इस बात को लेके कि वो उससे दूर हो जाएगा। वो माफी मांगती है उसे चोट पहुंचाने के लिए और कहती है कि मुझे अफसोस तो होता है पर खुशी भी है कि उस निशान की वजह से मैं तुम्हें हमेशा याद रहूंगी। हाँ, ये निहायत ही बेकार तरीका है किसी की यादों में रहने का। मैं बहुत बेकार लड़की हूँ। पर अकीरा उसे बताता है कि वो उसके लिए बहुत जरूरी भी है। वो अपनी तलवार निकालता है और समझाता है कि उसके दुनिया में जब लोग शादी करते हैं तो दोनों एक दूसरे की उंगली में रिंग पहनाते हैं। यहाँ वो अपनी रिंग फिंगर काट लेता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। अमेलिया उसे जोर से गले लगा लेती है और कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। वो चाहती है कि अकीरा सिर्फ उसका ही रहे और कभी उसका साथ न छोड़े, और अकीरा उसके हर विशेष को पूरा करने का वादा करता है। हम वापस सुकासा और उसकी टीम की तरफ बढ़ते हैं, जो सोच रहे होते हैं कि अकीरा को कैसे बताएं कि वो भी उसके बराबर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो माया नाम की एक लड़की बताती है कि मैंने सुना है कि पास के गांव में एनुअल फेस्टिवल होता है जिसमें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी रखी जाती है, पर जीतने वाली लड़की हमेशा गायब हो जाती है और अफवाह ये है कि उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। अच्छा, यहाँ मेरा एक डाउट है राइटर से, फिर लड़कियां हिस्सा ही क्यों लेती हैं ये जानते हुए? कुछ भी। खैर, सब सोचते हैं कि अगर वो उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं तो शायद अकीरा उन्हें यूजलेस नहीं समझेगा, और साना कहती है कि एक कोशिश तो करना ही चाहिए। वो सब अकीरा और एमिलिया के साथ फेस्टिवल वाले गांव में पहुंच जाते हैं। वो एमिलिया को बताते हैं कि अगर वो कंपटीशन जीत जाए तो उन्हें काफी ज्यादा इनाम मिलेगा, इसलिए वो हिस्सा लेने का फैसला करती है। वहाँ एक डीमन स्पीसीज लड़की लेही काउंटर पे झगड़ा कर रही होती है, क्योंकि डीमन स्पीसीज को पार्टिसिपेट करने का इजाजत नहीं था। वो पूछती है कि ये भेदभाव क्यों, पर अकीरा को हैरानी होती है क्योंकि उसे लेही में कोई डिमोनिक पावर का एहसास नहीं हो रहा था। तभी एमिलिया काउंटर पे आती है और वो उसे पहचान लेती है कि ये तो एल्फो की राजकुमारी है और उसे तुरंत परमिशन दे देती है। लेही यहाँ अकीरा से कहती है कि वो रिसेप्शनिस्ट को मनाए ताकि वो भी हिस्सा ले सके, पर एमिलिया जलन में पूछती है ये कौन है, क्या अकीरा को वो पसंद आ गई? अकीरा कहता है अरे ऐसी बात नहीं है। इधर लेही फिर से काउंटर पे झगड़ा कर रही होती है। ये देख करके अमेलिया अकीरा को कहती है ठीक है, उसकी मदद करो, ये बस पार्टिसिपेट करना चाह रही है।
और अकीरा उसे कहता है कि उसे पार्टिसिपेट करने दे और वादा करता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेगी तो वो उसे रोक लेगा। और लेही को तब जाके परमिशन मिल जाती है। वो खुश होती है, तभी उसके साथ योरू को देखती है। योरू कहता है, हाँ हैरान मत हो, ये मैं ही हूँ और ये मेरे नए मालिक है। और वो खुशी खुशी सबसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद वो अपने लिए वोट मांगने निकल जाती है। वो एक आदमी को अपना ऑटोग्राफ देती है कि मुझे वोट कीजिएगा, जीतने के बाद मैं सबसे मिलूंगी, ये वादा करती हूँ। अकीरा को यकीन ही नहीं होता कि वो डीमन स्पीसीज की है, क्योंकि ये तो यहाँ सबको एंटरटेन करने में लगी है। योरू कहता है कि वो दूसरे डीमंस जैसी नहीं है। अकीरा कुछ लड़कियों को उसके बारे में बात करते सुनता है, पर जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है वो भाग जाती हैं। क्रो उसे बताता है कि हाँ तुम काफी यहाँ मशहूर हो, क्योंकि सबने तुम्हें देखा था जब तुम शहर को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। वो बताता है कि लोग उसे साइलेंट असैसिन का नाम दिए हैं और उसे एक गोल्डन टैग देता है जो एडवेंचरर गिल्ड ने उसे एज अ रिवॉर्ड दिया है। एमिलिया बताती है कि वो सिल्वर रैंक पे है। साथ ही ये भी बताती है कि गोल्डन रैंक पे दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं और रोज उनमें से एक है। सुकासा और असाही भी कहते हैं कि वो भी सिल्वर पर है, लेकिन वो अकीरा को सलाह दे सकते हैं कि एडवेंचरर्स की रोजी रोटी कैसे चलती है। अमेलिया इधर खाने की तरफ भागती है और अकीरा योरू को उसके पीछे भेज देता है, ये कहते हुए कि लफंगो को उससे दूर रखना। योरू दूर से उस पर नजर रखता है और अमेलिया दूसरे कैंडिडेट से बात करने में लगी थी। अकीरा क्रो से पूछता है कि वो उनके साथ फेस्टिवल में क्यों आया, जबकि उसे तो भीड़ भाड़ पसंद नहीं। क्रो बताता है कि उसकी एक छोटी बहन थी, पर वो बदला नहीं लेने गया क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अकीरा कहता है, क्या बात करते हो, लड़कियां अब भी तुम पे मरती हैं। क्रो बताता है कि बीस्ट मैन अलग तरीके से बूढ़े होते हैं और ग्राहम को मारना आसान नहीं है क्योंकि उसके पास पूरे समय किराए के टट्टू होते हैं। वो ये भी बताता है कि अमेलिया जब देश में घुसी थी तभी ग्राहम ने उसकी जानकारी मॉन्स्टर्स को बेच दी थी। अकीरा पूछता है कि वो श्योर कैसे इस बात पे। क्रो कहता है कि जब तुम सोते थे तब मैं ये सब जांच कर चुका था और मैंने लेह के स्टाफ में मैजिकल स्टोन छिपा दिया था जिससे उसे पता चला कि सब मुसीबत में है। क्रो कहता है कि उसने उनकी जान इसलिए बचाई ताकि वो एक दिन उसका एहसान चुकाएं और अब उसके पास अकीरा के लिए एक काम है। अकीरा हैरान रह जाता है, पर क्रो कहता है कि वो आराम से सोचकर जवाब दे, कोई जल्दबाजी नहीं है। गिलीस आगे बताता है कि हमें जल्दी चलना होगा वरना सीट नहीं मिलेगी। क्रो कहता है, हम इस बंदे के नाम का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी जगह सीट मिल जाएगी। कंपटीशन शुरू होता है और यूकी स्टेज पर आती है। सुकासा सोचता है कि वो कितनी सुंदर लग रही है वहाँ। वहीं असाही खुश होता है कि क्रो की वजह से उन्हें अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि उसने सच ही कहा था अकीरा पब्लिक के बीच में अपना एक अलग ही स्टैंड रखता है। सियोरी भी स्टेज पर आती है और सब उसे देख करके तारीफें करते हैं, पर योरू तो जानता है कि अभी तो मालकिन आनी बाकी है और सब भी उससे ही जीत की उम्मीद कर रहे होते हैं। जैसे ही होस्ट उसका नाम बोलता है वो आती है और उसे देख करके अकीरा के तो मुंह खुले रह जाते हैं। योरू कहता है, मुंह तो बंद करो मालिक। सब फिर आखिरी पार्टिसिपेंट का इंतजार करते हैं और वो लेही होती है। वो स्टेज पर मैजिकल स्टोन रखती है जिससे स्टेज एक डिस्को की तरह लग रहा था। फिर वो अपनी सॉल हटा करके सभी से उसे वोट करने को कहती है। जब काउंटिंग होती है तो पता चलता है कि लेही और एमिलिया दोनों फर्स्ट प्लेस पर टाई कर गए हैं। लेही कहती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी एमिलिया को नहीं हरा पाई। अकीरा कहता है, तुम उसकी बराबर तक पहुंची हो, इस पर तुम्हें प्राउड होना चाहिए। वो पूछती है, तो क्या अब तुम मुझे पसंद करने लगोगे? अकीरा कहता है, मेरी नजर तो सिर्फ अमेलिया पर है। इस पर लेही कहती है, मैं अगले साल जरूर जीतूंगी। योरू कहता है कि तुम्हारा डैड से तुम्हारा इतना पॉपुलर होना कहीं बर्दाश्त ना हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे झगड़ा करके भागी हूँ। अकीरा पूछता है, कौन है इसके डैड? योरू बताता है कि ये डीमन लॉर्ड की बेटी है। जो सुन सबके तोते उड़ जाते हैं। ग्राहम भी दूर से इन्हें देख रहा होता है और कहता है, मुझे कुछ पकने का एहसास हो रहा है। अकीरा लेही का स्टैट सब देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो वाकई में बहुत ही भयानक है। पर अमेलिया कहती है कि वो पहले से जानती थी और अकीरा को कहती है कि दुनिया में बहुत लोग अपनी शक्तियां छुपा करके रखते हैं, इसलिए उसे अपनी वर्ल्ड लाइफ खुली रखनी चाहिए। गिलिस बताता है कि उन्होंने रुकने का इंतजाम कर लिया है और पूछता है कि क्या लेही भी उनके साथ रुकेगी। लेही कहती है, मैं बाहर टेंट लगा लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि इंसान मेरे से डरते हैं। उसी शाम अकीरा सोच रहा होता है कि आखिर अमेलिया को अपना इनाम लेने कल क्यों जाना है और सुकासा बताता है क्योंकि इनाम समय पर तैयार नहीं हो पाया था। अकीरा पूछता है कि उसे ये कैसे पता, तो वो बताता है कि क्योंकि मेल वाले कंपटीशन मैं ही जीता हूँ। असाही नोटिस करता है कि योरू आसपास नहीं दिख रहा, तो अकीरा बताता है कि मैंने उसे एक काम पर भेजा है। सुकासा और बाकी सब बात लेने चले जाते हैं और क्रो अकीरा को अपनी कही बात याद दिलाता है, पर अकीरा कहता है कि मुझे फैसला करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अमेलिया तभी उससे कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम 2 दिन से नहीं सोए हो। फिर वो उसे एक बेड पर पटक करके नींद की मैजिक देती है जिससे वो तुरंत सो गया था। अब आके वो क्रो से पूछती है कि वो अकीरा से किस बारे में बात कर रहा था। वो बताता है कि मैंने बस उससे एक काम का रिक्वेस्ट किया है। अमेलिया कहती है, मैं अकीरा को कोई ऐसा काम करने नहीं दूंगी जिसे वो खुद नहीं करना चाहता।
खास करके जो उसकी जान जोखिम में डाले। क्रो समझाता है कि वो उसे मजबूर नहीं कर रहा है, और रही बात जान जोखिम में डालने की, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता है। अगली सुबह लेही पूछती है अकीरा कहाँ है। अमेलिया बताती है कि वो अभी भी सो रहा है और कहती है कि उसे उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनाम लेने ही तो जाना है। सुकासा को लगता है कि किडनैपर्स उसी प्राइज वाली जगह पर होंगे, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। वो सब लेही से भी सावधान रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो क्या सोच रही है। सभी एक एबॉन्डेंट घर में पहुंचते हैं जहां से इनाम मिलना था, पर अचानक से उन्हें कुछ बैंडिट्स घेर लेते हैं और एमिलिया से कहते हैं कि ग्राहम तुमसे मिलना चाहते हैं। एमिलिया समझ जाती है कि ये सब उसी के आदमी हैं। वो इनकार कर देती है साथ जाने से, तो सभी फोर्सली ले जाने की बात करते हैं, पर एमिलिया अपनी ग्रेविटी स्पेल से उन्हें दबा देती है और पूछती है कि अब ग्राहम उससे क्या चाहता है। पहले तो वो झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर एमिलिया जैसे ही 2-4 न्यूटन का फोर्स बढ़ाती है, वो सच बताता है कि जो लड़कियां जीत कर गायब होती हैं उनके पार्ट्स को बेच दिए जाते हैं, और ग्राहम सबको पैसे देकर के चुप करवाता था ताकि अफवाह न फैले। एमिलिया समझ जाती है कि वो भी उसे बेचने ही वाले थे। वो उनका काम तमाम करने पड़ती है, पर लेही आकर के रोक देती है, ये कहते हुए कि आतंकवादियों की भी प्रेम कहानी होती है, इसलिए इन्हें मारना ठीक नहीं है। अकीरा ये सब देख पाता है क्योंकि उसका माना एमिलिया से जुड़ा हुआ है, और वो खुश होता है ये देख करके कि लेही ने एमिलिया के हाथों से खून नहीं होने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एमिलिया किसी की जान ले। इधर वो गिलिस से क्रो और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। गिलिस बताता है कि क्रो पहले स्टूडेंट्स को ट्रेन किया करता था और उसकी माँ भी उसकी स्टूडेंट्स में से एक थी, पर वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका दिमाग पागल हो गया, इसलिए क्रो ने गिलिस को अपना लिया। अकीरा समझ जाता है कि क्रो असल में लोगों का ख्याल रखने वाला बंदा है। गिलिस कहता है कि अगर तुम्हें उसका फेवर लौटाना है तो फैसला तुम्हें जल्दी ही लेना चाहिए, क्योंकि क्रो के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी योरू अपनी इन्वेस्टिगेशन से वापस आता है और बताता है कि कॉन्टेस्ट में नजर रखने वाले डिवाइसेस ग्राहम ने लगाए थे। गिलिस पहचान लेता है कि यही डिवाइस तो महल में भी लगा था और कहता है कि ये तो कैमरे जैसा काम करता है ना। अकीरा हैरान होता है कि वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे जानता है। योरू बताता है कि यही नहीं बल्कि कपड़े, खाना और कई चीजें यहाँ के लोग पिछले हीरो पार्टी के लोगों से सीखे थे। थोड़ी देर बाद एमिलिया और सब वापस आ जाते हैं तो अकीरा सबको एक मीटिंग के लिए तुरंत बुलाता है। वो सुकासा और सबसे पूछता है कि क्या उन्हें पता था कि कॉन्टेस्ट का सीधा कनेक्शन ह्यूमन ट्रेड से है। असाही माफी मांगता है कि उन्होंने उसे नहीं बताया और कहता है कि वो बस सिर्फ साबित करना चाहते थे कि वो बेकार नहीं है, पर आखिर में हमने कुछ खास नहीं किया। अकीरा फैसला करता है कि अब से सब काम वो खुद ही संभालेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्राहम एमिलिया के पीछे आए। क्रो बताता है कि ग्राहम कैपिटल में एक गिल्ड मास्टर की तरह खुद को दिखाता है, उन्हें वहीं जाना चाहिए। असाही मदद करना चाहता है, पर अकीरा कहता है कि तुम्हारी मदद से और दिक्कत ही होगी। क्रो भी कहता है कि अगर अकीरा ये काम करने को तैयार है तो वो उसे रास्ते में गाइड करेगा। अकीरा कहता है ठीक है, तुम्हारे इस फैसले पे मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। बाकी सब ये प्लान बनाते हैं कि वो सब डेमन टेरिटरी के किनारे जाकर के रुकेंगे। क्रो एक पुराना सेफ हाउस दिखाता है जिसे उसकी पुरानी हीरो पार्टी इस्तेमाल करती थी। कुछ देर बाद एमिलिया क्रो से बात करने आती है और कहती है कि अकीरा पर अपने रिक्वेस्ट का बोझ डालना बंद करो, मुझे सिखाओ, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगी। क्रो पूछता है कि तुम्हें क्यों सीखना है, क्योंकि मुझे पता है कि उन डीमंस का निशाना मैं हूँ, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि इससे अकीरा को ज्यादा परेशानी ना आए। क्रो पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हार्ड ट्रेनिंग सेशन झेल पाओगी। इधर गिलिस सबके साथ अकीरा को विदा करता है और उसे एक पोटली दे के कहता है जब तुमने महल छोड़ा था ये पीछे छूट गया था। अकीरा पूछता है कि इसमें क्या है। गिलिस कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये सारन ने तुम्हारे लिए तैयार किया होगा, इसे रख लो, काम आएगा। असाही अकीरा से कहता है कि वो अपना ध्यान रखे और वादा करता है कि जब तक वो वापस मिलेंगे तब तक वो और शक्तिशाली बन चुका होगा। फिर सभी उसे बाय बोलते हैं जो एक कैरेज में बैठ आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि क्रो की हार्ड ट्रेनिंग सेशन से एमिलिया थकी हुई लग रही थी। क्रो कहता है ये पहले स्टूडेंट है जो लगातार 3 दिन तक टिक पाई है, वैसे मुझे इससे उम्मीद भी थी क्योंकि इसके लिए एक खास रिस्पेक्ट भी है मेरे अंदर। अकीरा पूछता है वो कहना क्या चाहता है। क्रो बताता है कि एमिलिया उस कहानी की जैसी लगती है जिसमें एक लड़की मॉन्स्टर से अकेले निपटती है और साथ ही अपने पुनर्जन्म के मैजिक से अपने नाइट्स को भी जिंदा कर दी थी। अकीरा पूछता है कि जब वो इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता था तो शुरुआत में उसने एमिलिया के साथ कठोर व्यवहार क्यों किया। क्रो कहता है मैं शायद इसे एरोगेंट समझता था, पर मुझे लगने लगा कि एमिलिया उतनी बड़े घर वाली या अलग टाइप की नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की है। और कुछ दिनों में मुझे पता चल गया कि ये लड़की ठीक वैसे ही है जैसी कहानियों में दिखाई गई है। वो आगे कहता है कि मैंने इसे पहले हीरो का एक ऐसा मंत्र सिखाया जो किसी भी मैजिक को सिर्फ देखकर उल्टा कर दे, पर उसके लिए एक पुरानी भाषा सीखनी पड़ती है जिसमें हर लेटर इतना पावरफुल होता है कि गलत पढ़ने पर दिमाग ही हिल जाए। पर एमिलिया ने अपने ही समझ से एक नया तरीका निकाला और आसानी से सीख लिया। और तुम ये मुश्किल चीज कैसे सीखे थे। क्रो बोलता है भाई मेरे पास तो टाइम ही टाइम था। फिर वो बताता है कि बीस्टमैन की उम्र आम आदमी से 2 गुना होती है, ऊपर से उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो वो अजीब अजीब दवाइयाँ खाते थे, इसलिए मेरी उम्र और बढ़ गई। अकीरा कहता है किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी।
पर क्रो बोलता है कि मैं अब जीने से थक चुका हूँ, पर बहन का बदला लिए मर भी नहीं सकता। अकीरा को लगता है कि क्रो की लाइफ सच में बहुत मुश्किल भरी रही होगी। इधर योरू कैपिटल में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि तभी उसके सामने लेही नजर आती है। वो पूछती है अकीरा और एमिलिया कहाँ हैं? मालिक तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने निकले हैं। ये सुनते ही लेही खुश हो जाती है और कहती है अरे मजा आएगा, चलो मैं तुम्हारे साथ मदद करती हूँ इन्फॉर्मेशन निकलवाने में। इधर एमिलिया उठती है और देखती है कि वो उड़ेक के कैपिटल पहुंच गए हैं। मैं रहने की जगह देखने जा रहा हूँ, तब तक तुम सब आराम से घूम फिर लो थोड़ा। अकीरा और एमिलिया डेट जैसी फीलिंग महसूस करते हैं और अकीरा बोलता है कि ये ट्रीट तुम्हारे हर रोज मेहनत करने के लिए है। एमिलिया बोलती है काश हर दिन मेरा ऐसे ही बीते। अकीरा इस पर थोड़ा चुप हो जाता है, जैसे वो कुछ दिल में दबा रखा हो। वो कहती है टेंशन मत लो, मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी, फिर तुम्हें मुझे अपने साथ रखने में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो फाउंटेन के पास आकर के ले से मिलते हैं। ले खुश हो जाती है उन्हें दोबारा देख करके और उनको पूरा शहर घुमाती है। फिर एक बोट राइड कराती है और महल की तरफ दिखा करके कहती है कि पापा तुम लोगों के लिए खास बुफे लगा के रखे हैं। अकीरा ले का शुक्रिया करता है कि उसने ओडम वाले फाइट में उसकी जान बचाई। फिर उसके इन्वर्टेड बैरियर स्पेल का राज पूछता है, क्योंकि ये चीज उसे क्रो के मैजिक में भी दिखाई दी थी। ले शर्माते हुए कहती है नहीं, मैं क्रो जैसे लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, और शॉक्ड हो जाती है जान करके कि एमिलिया तो क्रो का इन्वर्जन स्पेल सीख रही है। वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है, साथ ही अकीरा के शैडो मैजिक का भी। पर अकीरा कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मैजिक तारीफ के लायक भी है, क्योंकि उसमें मेरा शरीर खुद ब खुद काम करता है। फिर ये किंग एग्जॉम से मिलते हैं। राजा कहता है कि चाहे ले उसकी गोद ली हुई बेटी हो, पर तुमने इसकी जान बचाई है और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और उनका थैंक्स करता है। फिर वो बोलता है कि अकीरा तुमसे मुझे एक रिक्वेस्ट है। अकीरा कहता है पहले सुनूंगा, उसके बाद हाँ ना बोलूंगा। किंग के गार्ड कैप्टन को इस लड़के का एटीट्यूड पसंद नहीं आता, पर राजा उसे शांत रहने को बोलता है। राजा बोलता है कि काम बस एक इंसान को खत्म करने का है। अकीरा सीधा बोलता है नहीं, पर जैसे ही सुनता है कि टारगेट का नाम ग्राहम है, उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। राजा बताता है कि वो उसका वाइस चांसलर हुआ करता था। राजा के बताए रीजन्स में अकीरा को कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर ग्राहम से तो उसे भी कुछ हिसाब करना था। राजा उसे प्रोटेक्शन देने की बात करता है, पर अकीरा बोलता है मुझे किसी कमजोर की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। गार्ड कैप्टन को फिर से बुरा लगता है, क्योंकि बात उसी की हो रही थी। तो अकीरा बोलता है अगर डाउट है तो मुकाबला कर लो। राजा बोलता है ठीक है, फिर युद्ध हो। आंगन में फाइट शुरू होती है। अकीरा अपनी तलवार तक हटा लेता है। सिग्नल्स मिलते ही कैप्टन तेज हमला करता है। जमीन को तोड़ते हुए पत्थर उछालते जा रहा था, पर अकीरा आराम से बच जाता है। फिर वो कुनाई फेंक करके कैप्टन जैसे घोड़े की टांग फंसा करके उसे घोड़े लगा देता है। अकीरा कहता है अब खत्म करने का टाइम आ गया। वो एक ही हिट में कैप्टन का हथियार तोड़ देता है और चाकू उसकी गर्दन पर। राजा हिला का हिला रह जाता है। अमेलिया बोलती है मेरे मर्द पर दोबारा शक मत करिएगा। यहाँ राजा उसके दिमाग में एक बात डाल देता है कि तुम दोनों की उम्र तो एक बराबर नहीं है, तो जिंदगी एक साथ कैसे चलेगी। बाद में अकीरा क्रो से होटल में मिलता है और हैरान होता है कि रूम कितना शानदार है। अमेलिया बोलती है बिस्तर और भी शानदार है, चलो साथ में सोते हैं। अकीरा तुरंत बोलता है जाओ जाके सो जाओ, मुझे कुछ काम है। क्रो उससे कहता है तुम मुझे हमेशा एक आदमी की याद दिलाते हो। उसे भी ज्ञान की बहुत भूख होती थी, हर समय किताबों में घुसा रहता था, इतना कि हम उसे ज्ञानी बाबा बुलाते थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों में महारत थी। अकीरा हैरान हो जाता है सुन करके जब वो सारन का नाम लेता है। अकीरा कहता है वो सारन की बहुत रिस्पेक्ट करता था, और जिसने भी उसे मारा है उसे वो छोड़ेगा नहीं। क्रो कहता है अगर मैं कहूँ तुम मेरा काम करके ये काम भी कर सकते हो तो। अकीरा पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। क्रो बताता है कि नाइट रावंस जिनके सहारे राजा ने सारन को मरवाया, वो सभी ग्राहम नहीं भेजे थे। ये सुन अकीरा शॉक्ड हो जाता है और फैसला करता है कि फिर तो उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। ग्राहम कहता है लगता है अब तुम्हारे पास कुछ अच्छे रीजंस भी आ गए हैं इस काम के लिए। अमेलिया गुस्से से कहती है कि हे इसे मैनिपुलेट करना बंद करो। क्रो कहता है मैंने तो सिर्फ अपना रिक्वेस्ट रखा है, अभी भी फैसला अकीरा के हाथ में ही है। वो चाहे तो मना भी कर सकता है, पर अगर ये मानता है तो मैं इसे डीमन रियान तक गाइड करूंगा, साथ ही इसकी ठीक की गई तलवार के पैसे भी नहीं लूंगा, और चीजों को ढूंढने वाले रिंग भी ये रख सकता है, और ये मेरे डंजन में तुम सबकी बचाई जान का फेवर भी लौटा सकता है। एमिलिया कहती है तुम रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहे हो। एक तरफ ऐसा दिखा रहे हो कि फैसला उसके हाथ में है, और दूसरे ही पल इतने सारे उसे बेनिफिट्स दिखा रहे हो। अकीरा कहता है सुनो, बिना फीस का वकील मत बनो, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एमिलिया बताती है जान नहीं लेना तुम्हारा ही उसूल है। अकीरा कहता है हाँ, लेकिन सारन के मौत के पीछे अगर ग्राहम का हाथ है, उसने क्रो की बहन को भी नहीं छोड़ा और अब तुम्हारे पीछे पड़ा है, ऐसे इंसान का मर जाना ही बेहतर है। क्रो बताता है कि ग्राहम की सुरक्षा में खास तरह के सैनिक होते हैं, जिन्हें वो कोई स्पेशल हर्ब्स पिलाता है,
जिसके बाद से वो सैनिक सेकंड क्लास के डीमंस से लड़ने तक के भी काबिल हो जाते हैं। अकीरा कहता है शायद इसलिए सारन अकेले ऐसे सैनिक ग्रुपों का सामना नहीं कर पाया होगा। क्रो कहता है कि उसे जल्द ही फैसला लेना होगा, क्योंकि जितना वो देर करेगा ग्राहम उतना ही पावरफुल होता जाएगा। उसका धंधा बड़ा गंदा है, वो गुलामों की तस्करी करता है डीमन से, और बदले में उसे वो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो सिर्फ डीमन रियाल में पाए जाते हैं, जिससे वो पावरफुल हर्ब तैयार करता है और वो फिर अपने सैनिकों को पिलाता है, और दिन ब दिन ऐसे करके वो अपनी आर्मी को बड़ी करते जा रहा है। अकीरा कहता है कि ये ग्राहम तो बहुत चालू चीज है। ये कहते हुए वो कुछ सोचने बाहर निकलता है और अमेलिया भी उसके पीछे जाती है। इधर क्रो कहता है तुम कोई भी फैसला लो अकीरा, कुछ लोगों के लाइफ में दुख तकलीफें मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। अगली सुबह वो क्रो से मिलने आता है, तभी ले यहाँ आती है और अकीरा से अपने बाप की तरफ से माफी मांगती है। क्रो को यहाँ पता चलता है कि यहाँ के किंग ने भी अकीरा से ग्राहम को मारने का रिक्वेस्ट किया है। वो कहता है किंग इसीलिए तुमसे कहा क्योंकि वो ऑफिशियली अगर उसे खत्म करे तो पब्लिक के बीच उसकी इमेज अच्छी बन जाएगी। ले यहाँ फिर से दोनों से माफी मांगती है, खास करके एमिलिया से भी, क्योंकि उसके फादर ने अकीरा और उसके रिलेशनशिप के बारे में बुरा बोला था। एमिलिया कहती है अच्छा मुझे तो याद ही नहीं। ले कहती है ठीक है तो फिर मुझे एक मौका दीजिए, मैं आप सबको ये शहर घुमाना चाहती हूँ। क्रो पूछता है क्या मैं भी आ सकता हूँ, और ले कहती है हाँ क्यों नहीं। रास्ते में वो सभी से शहर के कुछ खास चीजों के बारे में बात कर रही होती है और क्रो से बातें ही किए जा रही थी। अचानक से एमिलिया रुक कहती है क्या तुम दोनों हमें थोड़ा देर के लिए अकेला छोड़ दोगे, मैं अकीरा के साथ थोड़ी लवी डवी होना चाहती हूँ। क्रो कहता है हाँ ठीक है। उनके जाने के बाद अकीरा पूछता है ये क्या था। एमिलिया कहती है तुम कुछ नहीं समझोगे बुद्धू। ले क्रो को पसंद करती है, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा करीब ला रही हूँ। अकीरा कहता है सही में, दोनों की एज गैप पता है तुम्हें। एमिलिया कहती है एज तो बस एक नंबर होता है, और हाँ मुझे सही में तुमसे कुछ प्राइवेटली बात करनी थी। वो फिर से उसे क्रो के रिक्वेस्ट पे सोचने को कहती है, क्योंकि वो उसके बगैर डीमन रियाल में जाने वाला है। वो उसे याद दिलाती है लेही की बातों का कि कैसे डीमंस की भी बैक स्टोरी होती है, कोई उनका ट्रॉमा होता है, वो भी मरना डिजर्व नहीं करते। वहीं इधर हम लेही को देखते हैं जो योडू के साथ इन्वेस्टिगेशन पे निकली थी। योडू कहता है मुझे हैरानी हो रही है कि तुम मेरे साथ बोर नहीं हो रही, मैं अपने बाप से दूर जाने के लिए छुछुंदरों की भी कंपनी एंजॉय कर सकती हूँ। भले ही वो डीमन किंग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नेचर के लॉ को चेंज करेंगे। योडू पूछता है क्या हुआ है, अच्छे से बताओगी। तभी उसे एक शॉप दिखता है और वो सीधे घुस जाती है और ब्रेड ऑर्डर करती है। वो दुकानदार पूछता है कि क्या वो शहर जा रही है। लेही कहती है हाँ पापी पेट का सवाल है। वो उसे वार्न करता है कि शहर में हाई पेइंग जॉब्स काफी रिस्की होते हैं। वो बताता है कि उसके जगह उसे गिल्ड मास्टर के पास एडवेंचरर का काम करना चाहिए, वो भी ट्रेड का ही काम देता है और सेफ भी है और पैसे भी उतना ही देता है जितनी बड़ी कंपनियां देती हैं। लेही फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। बाहर आके वो योडू से पूछती है कैसा लगा मेरा ग्राहम के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने का तरीका। मैं तुझे चालू चीज मानता अगर तुमने उसके दुकान पे अपनी पेंटिंग का निशान नहीं छोड़ा होता। इधर शहर में अकीरा कहता है मैंने सारन के कातिल को सजा देने का फैसला तुमसे मिलने से पहले कर लिया था, और अब तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी उसे मरना ही है। अमेलिया कहती है पर मैं स्ट्रॉन्ग भी तो बन सकती हूँ, क्या जो भी मेरे लिए खतरा बनेगा उसे तो मारते फिरोगे। और क्रो का क्या, अगर मैंने ये नहीं किया तो वो सुकून से मर भी नहीं पाएगा। उसने अपने अंदर इतनी तीव्र इच्छा पाल रखी है ग्राहम के मौत की। वहीं हम क्रो को देखते हैं जो लेह के साथ शहर के बाहर आ चुका था। वो पूछती है तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो, पहुंच के देख लेना। हे मुझे बच्चों के जैसा ट्रीट करना बंद करो। मैंने तुमसे एक बार इन्वर्जन स्पेल सीखने को भी रिक्वेस्ट किया था, मुझे तो नहीं सिखाए पर उस एमिलिया को सिखा दिए। क्रो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता वो सिखा करके, तुम्हारे अंदर वैसे भी दिमाग नहीं है, जो भी है वो तुम खो दोगी। ले सोचती है ये किस तरह का इंसल्ट था जो मुझे अच्छा लगा। वो कहता है लो हम पहुंच गए। वो रेड स्पाइडर नाम के फूलों के बीच होते हैं। ले ये देख काफी एक्साइटेड हो जाती है। क्रो बताता है कि अकीरा के दुनिया का ये फूल है जिसे पिछले हीरो पार्टीज के लोग लेके आए थे। ले उन्हें छूने जाती है, तभी क्रो उसे रोक कहता है ये जहरीले हैं। वो बताता है कि अकीरा ने कहा था कि ये फ्लावर्स मौत और पुनर्जन्म को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी वजह से उसे ये फूल पसंद है। ले उसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। क्रो कहता है कि एक दिन मैं टहलते हुए यहाँ से जा रहा था और उसी दिन इच्छा हुई कि मैं ये किसी को दिखाऊं। ले पूछती है क्या इसका मतलब तुम जिसे पसंद करते हो उसे, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट जरूर करूंगी। क्रो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। ले कहती है तुम बस कोई पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हो। क्रो कहता है पर मैंने इस इच्छा को उस दिन मार डाला जब से मेरा मकसद मेरी बहन की मौत का बदला लेना बन गया, और अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो हैप्पीनेस डिजर्व करता है, क्योंकि मेरा मकसद अब किसी की लाइफ को बर्बाद करना बन चुका है, और वो है ग्राहम। क्रो के बारे में इतना कुछ जान करके पता नहीं क्यों पर ले को डीपली हर्ट होता है और वो एक शब्द नहीं बोल पाती।
इधर हम सुकासा और उनकी टीम को देखते हैं जो जंगल में कैंप लगाए थे। वो कुछ खाने के लिए जानवर मारते हैं, फिर कुछ लोग गिलीस के ऑर्डर पर वेजिटेबल और मशरूम ढूंढने निकल जाते हैं और वो खुद टेंट के आसपास अलार्म सेट करने निकल पड़ता है। सुकासा और असाही बैठे बात कर रहे होते हैं कि कैसे गिलीस उनका अब तक साथ देते आया है। असाही कहता है वो जरूर वो करना चाह रहा है जो अगर सारन रहता तो करता। सुकासा फिर अकीरा के बारे में बात छेड़ता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी मदद करे। मुझे अकीरा ह्यूमन वर्ल्ड में भी पसंद नहीं था, जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता था। असाही कहता है हे चिल, वो तुम्हें इग्नोर नहीं करता था, बस तुम उस समय उसके ध्यान में नहीं थे। सुकासा कहता है हाँ, मुझे पर्सनल नहीं होना चाहिए, वो सही में नए लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन फिर वो इस देश के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे उन्हें हीरोज यहाँ कहा जाता है, बल्कि वो लोग तो बस यहाँ के लोग से थोड़े ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन अकीरा हमसे यहाँ भी डिफरेंट है, इसीलिए नहीं कि उसके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, बल्कि इसीलिए कि वो अपने डिसीजंस पर डाउट नहीं करता। पर इस बार जो वो करने जा रहा है, मुझे लगता है कि उसे एक बार अपने डिसीजन पर सोचना चाहिए। वहीं इधर एमिलिया और अकीरा ले और क्रो का इंतजार कर रहे होते हैं। एमिलिया एक आखिरी बार पूछती है कि क्या वो इस मिशन पर जा रहा है। अकीरा कहता है हाँ, मेरे पास इसके बहुत रीजंस हैं। एमिलिया कहती है ठीक है, अगर तुमने मन बना लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बस तुम अपने डिसीजंस पे श्योर रहना। अगर मैं ग्राहम को मारता हूँ तो क्या तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। एमिलिया कहती है कभी नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुद की नजरों में कॉन्फिडेंट रहो ताकि तुम्हें पछतावा ना हो इस चीज का। अकीरा को यहाँ एक खिलौने की दुकान पर छोटी बच्ची नखरे करते हुए दिखती है। इस चीज से उसे याद आता है कि एक दिन ऐसे ही उसकी छोटी बहन नखरा कर रही थी नहीं जाने का, जब वो पुराने घर से शिफ्ट हो रहे थे। दरअसल अकीरा का बाप एक दिन दूध लेने गया और फिर कभी नहीं लौटा, इसलिए उन्हें सस्ते अपार्टमेंट में अब शिफ्ट होना पड़ रहा था। अकीरा सोचता है कि वो इंसान अपनी बीमार बेबी, 2 बच्चों के खर्चे और फुल टाइम का कॉर्पोरेट जॉब से इतना परेशान हो चुका था कि भागना सही समझा। वो छोटे अपार्टमेंट में आते हैं और यहाँ उसकी बहन यूई शिकायत करती है कि ये बहुत छोटा है। अकीरा उसे कन्विंस करता है कि ये हम 3 लोगों के लिए काफी है और फिर कुकिंग सीखना शुरू करता है। हालांकि वो पहली बार अच्छा नहीं बना था, पर उसकी मॉम और बहन एंजॉय करती हैं। उसकी मॉम कहती हैं हम बारी बारी से ये कर लेंगे क्योंकि हम इतने ही काफी हैं। प्रेजेंट में अकीरा सोचता है कि मैंने वो हर कोशिश की ताकि ऐसा न लगे कि हमें किसी की कमी खल रही हो। अमेलिया उसे इतना गहन चिंता में देखे पूछती है क्या हुआ। अकीरा कहता है कुछ नहीं। फिर से वो ये सोचने लगता है कि क्या ये डिसीजन सही है, क्योंकि अगर मैं एक मर्डरर बनता हूँ तो मुझे अपने परिवार के साथ रहने का फिर कोई हक नहीं रहेगा। ये चीज अब उसे परेशान करने लगती है। दूसरी तरफ लेही और योरू शहर पहुंचते हैं। वाह, शहर कितना खूबसूरत दिख रहा है। योरू उसे मिशन पर ध्यान देने बोलता है तो लेही कहती है हाँ, हमें गिल्ड जाकर के ग्राहम के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि अकीरा की मदद हो सके। पर कुछ ही मिनटों बाद वो मार्केट में सीख कबाब खाते हुए नजर आती है। ये कितना टेस्टी है। हे, तुम क्यों नहीं खाते, मैं खिला दूं क्या? योरू पूछता है मिशन के लिए क्या प्लान है। लेही आगे की तरफ उंगली दिखा करके कहती है मुझे लगता है कि हमें वहां जाकर के जरूरी जानकारी जरूर मिल जाएगी, उधर ढूंढना चाहिए। और तुरंत आगे भाग पड़ती है। योरू ठीक है बोल के उसके पीछे चल देता है, लेकिन लेही लगती है बोट राइड का मजा लेने। ठंडे ठंडे पानी के ऊपर गर्मा गर्म स्नैक्स खाने का मजा तुम क्या जानो योरू बाबू। अब योरू के सब्र का बांध टूटने लगता है और वो सीधा पूछता है कि क्या वो जानबूझ करके मिशन को इग्नोर कर रही है। लेही उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और कहती है कि वो खाते खाते शहर ऑब्जर्व कर रही है और इसी एक्टिविटी से इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रही है। 2 in 1 काम हो रहा है। अब योरू इस चीज पर क्या ही बोले, चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह उसके साथ बैठा रहता है। लेही तुरंत नाव को शहर के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पर लेके चलने को कहती है। थोड़ी देर में वो सेंट्रल फाउंटेन पहुंचते हैं। लेही फिश मसाज लेते हुए कहती है ये शहर सच में बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने रास्ते में बताया था। अब यहाँ योरू खुद को गधा महसूस करता है जो जज्बातों में आकर के उसे इस शहर के बारे में इतना कुछ बता दिया। वहाँ से बाहर निकल अब गुस्से से पूछता है कुछ काम अब कर ले। तभी लेही एक एडवेंचरर को देख कहती है हाय हैंडसम, क्या तुम एडवेंचरर हो? क्योंकि तुम्हारी तलवार काफी फैंसी लग रही है। वो आदमी समझ नहीं पाता कि अब कैसे रिएक्ट करे और लेही बोलती रहती है कि उसने सुना है कि यहाँ की गिल्ड कुछ स्पेशल जॉब्स के लिए काफी पैसा देती है। मुझे उन जॉब्स के बारे में बताओ। उन जॉब्स के बारे में ना ही जानो तो बेहतर होगा, क्योंकि वो काफी खतरनाक होती हैं। वो क्रिमिनल्स एक्टिविटी होती हैं या फिर डीमंस से डील करना पड़ता है, इसलिए मैं एक लड़की को ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। लेही क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में पूछती है और वो कहता है मैंने कहा ना, और वैसे भी खुलेआम इस पर बात नहीं की जा सकती। फिर वो लेही को एक अजीब नजर से देखने लगता है और कहता है कि वो अगर प्राइवेट में बात करे तो शायद वो उसे ज्यादा बता पाएगा। लेही उसे छेड़ते हुए पूछती है कि क्या उसे बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे ही वो हाँ कहता है, लेही उसका हैंड शेक कर कहती है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती क्योंकि मैं सबकी आइडल बनने वाली हूँ। वो कहते हुए चल देता है। लाइफ में लड़की आई नहीं कि चली जाती है। लेही कहती है
अगर मैं उसका प्रपोजल मान लेती तो शायद और इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, लेकिन मैं किसी के जज्बातों से नहीं खेलना चाहती। उसकी इतनी फियरलेस बातें सुन एक पल के लिए योरू अपनी मर्दानगी पे शक करने लगता है। तभी योरू को अकीरा से एक अर्जेंट मिशन मिलता है। लेही डिसाइड करती है कि इस बार वो सीरियसली मदद करेगी, क्योंकि तुम इतनी देर से जो मुझे झेल रहे हो। दोनों तुरंत ग्राहम के घर की स्काउटिंग के लिए निकलते हैं। वो एक बड़ा सा महल होता है जो चर्च के बिल्कुल पास बनाया गया था। योरू कहता है कि महल चर्च से भी बड़ा ग्राहम ने जानबूझ करके बनाया है ताकि सबको दिखा सके कि उसके पास चर्च से भी ज्यादा पावर है। वो बताता है कि उनका मिशन ग्राहम के बुरे कामों का सबूत ढूंढना है, और लेही कहती है रात में ये करना आसान होगा। योरू भी मानता है और कहता है तब तक हमें एक और जगह देख लेनी चाहिए, जो है एडवेंचर गिल्ड। वो गिल्ड ऑफिस पहुंचते हैं और योरू सोच ही रहा होता है कि अंदर कैसे घुसे। लेही बिना ज्यादा सोचे ही सीधा अंदर चली जाती है। अंदर 3 एडवेंचरर्स चिल कर रहे होते हैं। उनमें से एक लेही को कहता है निकल जाओ, गिल्ड आज बंद है। लेही कैजुअली पूछती है जब गिल्ड बंद है तो वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो जवाब देते हैं कि हम एडवेंचरर्स ग्राहम के गंदे काम करते हैं। पिछवाड़ा होता है क्या। वो फिर से लेही को जाने बोलता है। तभी उसका पार्टनर उठ कहता है रुक ना, शायद ये हमें मजा देने आई है। ऐसी बातों पे कोई भी औरत तुम्हें पसंद नहीं करेगी, और बिना मेहनत के ही उसे कुर्सी पर धक्का देकर के बैठा देती है। बाकी एडवेंचरर्स को यकीन नहीं होता, पर जब वो भारी भरकम आदमी कहता है कि लेही ने उसे सच में गिरा दिया, वो लोग उसका जब फटा हुआ आर्मर देखते हैं तो मान जाते हैं कि हाँ बे, लड़की में दम था। लेही वहाँ से निकल जाती है और योरू को कहती है कि उसे समझ आ गया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। वो उसे पास की एक गली में ले जाती है जहाँ से पूरी बिल्डिंग दिखती है, और कहती है कि गिल्ड बिल्डिंग की छत को ध्यान से देखो, वहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऊपर के बिल्डिंग में कुछ गैप्स हैं। योरू कहता है पर उन्होंने घर ऐसे क्यों डिजाइन किया है। लेही उसे उठा फेंक कहती है जा पूछ के आ। वो उस वेंटिलेशन होल से हिडन स्पेस के अंदर घुस जाता है और देखता है कि वहाँ सच में एक सीक्रेट रूम है। वो रूम सर्च करता है और जल्द ही उसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जो अकीरा की मदद कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के अकीरा से मिलते हैं, जो योरू और लेही दोनों को मिशन कंप्लीट करने के लिए थैंक यू बोलता है। योरू धीरे से बोलता है कि अगर लेही कॉर्पोरेट करती तो मिशन काफी पहले ही कंप्लीट हो जाता। इस बीच अकीरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू करता है, जिसमें उन ड्रग्स के प्रोडक्शन शेड्यूल्स, इंग्रेडिएंट्स का सप्लाई रूट, अलग अलग स्पीसीज के लोगों को किडनैप करके बेचने का रिकॉर्ड, डीमंस के साथ किए गए डील्स और दूसरे किंगडम से हायर किए गए मशीनरीज की लिस्ट होती है। अकीरा क्रो को कहता है कि ग्राहम के बारे में तो तुमने सच ही कहा था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, पर तुम्हें भी ये खुद से वेरीफाई कर लेना जरूरी था। अकीरा हाँ कहता है, पर फिर बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। योरू पूछता है क्या मालिक, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है क्या। अकीरा कहता है ये ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं, इतने डिटेल्ड हैं कि पहचानना मुश्किल है। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्यूमेंट्स इतनी आसानी से उनके हाथ कैसे लग गए। योरू जवाब देता है कि ये गिल्ड के ऊपर एक हिडन रूम में रखे हुए थे, किसी को उम्मीद नहीं होती कि वहां तक पहुंच पाएगा। अकीरा इस बात से कन्विंस नहीं होता, और लेही भी कहती है कि ग्राहम इतने इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स इतनी इजी जगह पर तो कभी नहीं रखेगा। सब लोग दिमाग खपा रहे होते हैं इस चीज का जवाब ढूंढने के लिए। तभी क्रो कहता है रीजन सिंपल है, ग्राहम खुद चाहता होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाए, इसलिए उसने इन्हें आसानी से मिलने वाली जगह पर रखा। क्रो की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि ग्राहम इधर अपने डार्क ऑफिस में 4 लोगों को बुलाता है। ये चारों वही लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन जानते थे, और उसे शक होता है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है। अकीरा कहता है यानी योरू ने डॉक्यूमेंट्स ग्राहम के गद्दार पता करने से पहले चुरा लिए, तो अब तो ग्राहम का प्लान फेल हो जाना चाहिए। लेकिन क्रो मानता है कि इतना आसान नहीं होगा। उसका मानना है कि ग्राहम इस सिचुएशन को भी अपने फायदे के लिए यूज करेगा और पता लगा ही लेगा। ग्राहम के रूम में चारों आदमी डर के मारे कांप रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता सरदार, हमने आपकी नमक खाई है। ग्राहम उनसे कहता है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गार्ड्स चोर को पकड़ चुके हैं और अब उसे टॉर्चर भी किया जाएगा जब तक वो किसके लिए काम करता है ये न बता दे। ये सब सुनकर सब और भी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन एक बीस्टमैन बहुत ज्यादा घबराया हुआ लगता है। ग्राहम तुरंत समझ जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो गार्ड्स को उसे मार देने का ऑर्डर देता है और पल भर में ऑर्डर हाजिर हो जाता है। बाकी 3 लोग देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ग्राहम कहता है गद्दार से तो निपट लिया गया, अब असली चोर को ढूंढना बाकी है। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्राहम ने तो अभी अभी कहा था कि चोर पकड़ा गया है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे भारी भरकम इनाम मिलेगा। दूसरी तरफ अकीरा क्रो से पूछता है कि उसे ग्राहम के प्लान्स इतने डिटेल में कैसे पता है। क्रो जवाब देता है कि उसके सोर्सेस हर जगह हैं, और उसे ये भी पता है कि रेडिस और यूरेक के बीच वार शुरू करने की साजिश चल रही है। रेडिस के ऑफिशियल ही ग्राहम के लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। क्रो आगे एक्सप्लेन करता है कि अगर रेडिस को पता चल जाए कि उनके सिटीजन्स को यूरेक के एक रॉयल ने किडनैप किया था, तो ये वॉर के लिए परफेक्ट रीजन बन जाएगा। अकीरा कहता है वेट
रेडिस इतने पावरफुल यूडेक के साथ वॉर क्यों चाहता है? क्रो शांति से पूछता है कि क्या उसे नहीं पता कि रेडिस का किंग अपनी मरी हुई बीवी को जिंदा करना चाहता है। ये बात अकीरा पर बिजली की तरह गिरती है। उसे समझ आ जाता है कि सारन ने जब कहा था कि किंग बिल्कुल टूट चुका है और दुनिया के रोज तोड़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तो उसका इस चीज से ये मतलब था। अकीरा कहता है पर ये पॉसिबल कैसे है? और अमेलिया भी इस बात पर पूरी तरह से श्योर होती है कि उसकी पुनर्जन्म का जादू भी सिर्फ तुरंत मरे हुए लोगों को ही जिंदा कर सकती है। तब क्रो बताता है कि एक रिवाइवल स्पेल होता है जिसका नाम इक्विवेलेंट एक्सचेंज है, जो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये स्पेल एक इंसान को जिंदा करने के बदले बहुत सारे लोगों की बलि लेता है, फिर इंसान कब मरा हो फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदा हो जाता है। अब अकीरा समझ जाता है कि रेडिस का किंग वॉर शुरू करना चाहता है ताकि एक साथ बहुत लोग मरे। वो गुस्से में भर आता है और उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देता है। क्रो कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से रेडिस और यूडेक के बीच वॉर सिर्फ थोड़ी दिनों के लिए ही टल सकती है, लेकिन वॉर तो वैसे भी होगी, और जब होगी तो तुम्हारे क्लासमेट्स जो हीरोज के रूप में समन किए गए हैं सामने से वही लड़ते मिलेंगे। अकीरा कहता है कि मुझे अपने क्लासमेट्स की मरने की परवाह नहीं है, लेकिन वो बेकार में मरे ये मैं नहीं चाहता। क्रो कहता है कि अब उनकी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। वो रियलाइज करता है कि उसका ग्राहम का मारना एक वॉर को रोक सकता है और अनेक जिंदगियां इससे भी बच सकती हैं। तभी लेही कहती है कि उसके पास भी एक काम की जानकारी है। वो बताती है कि शहर का एक रेस्टोरेंट आज स्पेशल मील ऑफर कर रहा है और पास की बुक स्टोर पर भी 70% डिस्काउंट है। वो कहती है अमेलिया को खाना पसंद है और तुम्हें पढ़ना, इसलिए सोची कि ये तुम दोनों के लिए बेस्ट न्यूज होगा, जिससे कि तुम दोनों एक मस्त डेट पर निकल सको। अमेलिया खुश हो जाती है और अकीरा को थोड़ा फ्रेश होने के लिए डेट पर चलने के लिए मना लेती है। लेकिन जैसे ही वो मार्केट पहुंचते हैं, लेही कहती है ओप्स, स्पेशल मील के लिए तो इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और अच्छी बुक्स भी सोल्ड आउट हो सकती हैं। वो सजेस्ट करती है कि सब अलग अलग क्यों न हो जाएं, और अकीरा मान जाता है। वो योरू के साथ बुक स्टोर चला जाता है और जब दोनों बुक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तब एक चोर अकीरा का बैग छीन करके भाग जाता है। अकीरा को तब तक भी पता नहीं चलता जब तक योरू से पॉइंट आउट नहीं करता। फिर वो बैग वापस लेने के लिए चोर का पीछा करता है। जब वो बैग के साथ वापस आता है तो अकीरा से पूछता है कि उसका ध्यान कहाँ है। अकीरा जवाब देता है कि वो अपने थॉट्स की वजह से किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रहा। योरू ये समझ जाता है और इसलिए अकीरा को फाउंटेन के पास ले जाकर के कहता है सुनिए मालिक, लाइफ बहुत छोटी सी है, तो अपनी परेशानी खुल करके शेयर कीजिए। अकीरा कहता है कि उसे लगता है ग्राहम को मारना सही चीज है और एक एसेसिन होने के नाते वो इस काम के लिए सुटेबल भी है, लेकिन वो किसी की जान लेने के बोझ को हैंडल नहीं कर पा रहा और उसे नहीं पता कि वो ये कर भी पाएगा या नहीं। योरू कहता है कि वो अकीरा की फीलिंग समझ सकता है, क्योंकि जान लेना उसे अंदर से एक मॉन्स्टर बना सकता है और बहुत लोगों को मारना इंसान को अंदर से तोड़ भी देता है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जैसे बने, लेकिन कभी कभी अपनों को बचाने के लिए हथियार तो उठाना ही पड़ता है ना। अकीरा जानता है कि उसे ग्राहम को मारना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा और सोचता है कि ये उसकी दोहरी सोच की वजह से है। तब योरू कहता है कि आपने मुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका दिया है। वो डिक्लेयर करता है कि अगर आप ग्राहम को नहीं मार पाते तो मैं ये काम कर देता हूँ। इस पर अकीरा कहता है कि इससे तो मैं और खुद की नजरों में गिर जाऊंगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले ग्राहम को खुद मिल करके देखेगा उसका नेचर कैसा है, फिर डिसाइड करेगा कि उसे मारना है या जिंदा छोड़ना है। और योरू उसकी ये बात सुनकर के खुश हो जाता है। उसके बाद वो एमेलिया और लेही से दोबारा मिलते हैं और गिल्ड बिल्डिंग जाते हैं। एमेलिया सोचती है कि वो स्टाफ से पूछ सकती है कि ग्राहम कब आता है, लेकिन अकीरा के पास उसे बाहर निकालने का दूसरा प्लान होता है। लेही डिसाइड करती है कि वो बाहर ही रहेगी ताकि कोई उसे पहचान न ले। वहाँ उन्हें एक एडवेंचरर मिलता है जो पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि गिल्ड तो बंद है। एमेलिया ठंडे टोन में कहती है मैं फालतू लोगों से बात नहीं करती, गिल्ड मास्टर कब आएगा। राहुल नाम का एक एडवेंचरर उसके एटीट्यूड से नाराज हो जाता है और उससे लड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन अकीरा बीच में आकर के बात को आगे बढ़ने से रोक लेता है। तब व्हील चेयर पर बैठी एक रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम कायरिया है आती है और राहुल को अकीरा के बारे में बताती है कि ये वही फेमस साइलेंट असेसियन है। अकीरा की असली पहचान जानते ही राहुल तुरंत माफी मांग लेता है और कहता है कि जब उसने अकीरा के शैडो मैजिक से मॉन्स्टर के झुंड को खत्म करने के बारे में सुना तब से वो उसका फैन है, लेकिन सामने से उसे पहचान ही नहीं पाया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि साइलेंट असेसियन इतना सीधा साधा दिखता होगा। वो घुटनों पर गिर करके अकीरा से उसे अपना स्टूडेंट बना लेने की भीख मांगता है। अकीरा कहता है ये निरूपा राय वाली एक्टिंग मत करो मेरे सामने। तभी ग्राहम अपने गार्ड्स के साथ गिल्ड में एंटर करता है और अकीरा उसे घूर कर देखता है, ये जज करने के लिए कि क्या वो उसके हाथों मरने के लायक है। ग्राहम ओल्ड बॉलीवुड विलन टाइप लगता है जो सबको इग्नोर करते हुए एमेलिया से कहता है कि वो उसे अपने मेंशन में प्राइवेटली कुछ डिस्कस करना चाहता है और चाहता है कि वो उसके साथ चले।
अकीरा तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है और ये चीज नोटिस करके ग्राहम उस पर एक नजर देखता है और फिर उसे तुरंत यहाँ से भाग जाने को कहता है। राहुल तुरंत बोलता है कि तुझे पता है ये कौन है, लेकिन ग्राहम उसे चुप रहने को कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये कौन हो सकता है। उसे टॉन्ट मारता है कि ये उन्हीं हीरो पार्टीज में से है ना जिन्हें डीमन किंग से लड़ करके इस कॉन्टिनेंट के लोगों को बचाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन ये तो यहाँ लड़कियों के साथ रंगरलिया मना रहा है। राहुल फिर बोलने की कोशिश करता है लेकिन अकीरा उसे चुप करा देता है और ग्राहम से कहता है वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है ये सिर्फ उसका पर्सनल मैटर है और किसी को उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ग्राहम हंसी उड़ाता है कि तेरा मेंटोर जिसने सभी को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी वो तो कब्र में भी मुंह छुपा रहा होगा कि इनको बचाने के लिए मैं मरा। छी। ये बात माहौल को अब गर्म करने लगता है। अकीरा पूछता है कि ग्राहम एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा है। ग्राहम एकदम से आगे बढ़ कहता है मैं सारन की बात कर रहा हूँ और बोलता है कि वो तो बेचारा कुत्ते की मौत मारा गया, लेकिन सीन काफी इंटरटेनिंग था। वो कहता है कि उसने पैलेस के चारों तरफ कैमरास लगा रखे थे और अगर अकीरा चाहे तो वो कैसे मारा उसकी फुटेज भी दिखा सकता है। ये सुनकर अब अकीरा का गुस्सा भड़क उठता है। वो कहता है कि मैंने बहुत पेशेंस रखा कि तेरे मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को मिले, पर तूने अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन ग्राहम तो अपने आप पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जो भी रास्ते में आए उसे अटैक करो और प्रिंसेस एमिलिया को बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ लो। टाइडिया बीच में रोकने की कोशिश करती है कि वो बिना किसी वजह के एडवेंचरर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन गार्ड्स बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और उल्टा व्हील चेयर पर बैठी बेचारी पर ही अटैक कर देते हैं। अकीरा तुरंत अपने वेपन्स निकाल लेता है और राहुल से कहता है कि कायरिया को किसी सेफ जगह ले जाओ। गार्ड्स तुरंत हमला कर देते हैं लेकिन अकीरा के टक्कर के वो नहीं थे। वो आसानी से उनके अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो अलग है क्योंकि वो जितना स्ट्रॉन्ग उन्हें सोचा था उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये लग रहा है। अकीरा पीछे ढकेल दिया जाता है और अपनी कंसील प्रेजेंस स्किल का यूज करने का फैसला करता है, लेकिन उसके लिए ये भी सरप्राइज होता है कि गार्ड्स थर्मल विजन गॉगल्स जैसी कुछ चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मदद से वो उसकी मूवमेंट ट्रैक कर ले रहे हैं और लगातार चाकू और तलवार उस पर फेंकते रहते हैं। ग्राहम अकीरा की इस बेचैन हालत पर हंसने लगता है और बोलता है कि पैलेस के चारों तरफ लगे हिडन कैमरास की वजह से उसने अकीरा की एबिलिटीज रीड कर ली है और बिल्कुल सारन के जैसे स्पेशल मैजिकल आईज डेवलप करके अपने गार्ड्स में लगाए हैं। अब अकीरा का उनके खिलाफ कोई चांस नहीं है। अकीरा स्ट्रेटजी बदलता है और क्लोज कॉम्बैट में जाने का सोचता है। जब गार्ड्स भी अपनी छोटी ब्लेड्स निकाल करके उसे डील करने आते हैं, अकीरा अभी भी उनसे ज्यादा फास्ट होता है और आखिरकार उन्हें हिट भी मारता है। लेकिन गार्ड्स के बॉडी के अराउंड एक मैजिकल बैरियर होता है जो डैमेज से बचा लेता है, जिससे अकीरा बुरी सिचुएशन में आ गया था। अपनी क्विक थिंकिंग की वजह से वो अटैक के लाइन से निकल जाता है और आने वाले हमले से बचने के लिए एक गार्ड को शील्ड की तरह यूज करता है। उसे लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन उसकी बड़ी गलती होती है क्योंकि वो गार्ड सीधा आर्मर के थ्रू चाकू घुसा देता है और डैगर अकीरा के अंदर चला गया था। अकीरा समझ जाता है कि ये फाइट उसकी सोच से काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वो अपनी शैडो पावर रिलीज करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि इससे अमेलिया की जान खतरे में पड़े। तभी उसके ख्याल टूटते हैं जब अमेलिया अपनी ग्रेविटी स्पेल यूज करके गार्ड्स को जमीन पर गिरा देती है। अकीरा अमेलिया से कहता है कि चलो भागो। जब योरू उन्हें रोके रखता है, अकीरा एक विंडो तोड़ करके बाहर निकलता है और वो और अमेलिया दोनों तेज भागते हुए बाहर निकल गए थे। एक गली से भागते हुए उन्हें लेही मिल जाती है। वो तुरंत सिचुएशन समझ जाती है और दोनों से कहती है आओ तेनु मौज करावा। फिर वो उन्हें उठा करके हवा में ले जाती है और खूबसूरत चांदनी रात में उड़ते हुए निकल जाते हैं। अकीरा लेही का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर वो मदद के लिए नहीं आती तो अभी उसे भी नहीं पता होता कि वहाँ क्या होता। लेही कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों तो मेरे पक्के वाले दोस्त हो। रात के आसमान में उड़ते हुए अकीरा बोलता है कि ऊपर से दुनिया कितनी सुंदर दिखती है ना। ये सुनकर अमेलिया अपने सारे खूबसूरत पल याद करने लगती है जो उसने अकीरा के साथ बिताए थे, चाहे वो बैटल के बीच हो या कैंप फायर का शांत शाम हो या फिर सफर के थकान के बाद रात का उसका थक करके सो जाना हो। आखिरकार वो वापस जमीन पर अपने ठिकाने के बाहर उतरते हैं जहाँ योरू उनका इंतजार कर रहा होता है। अकीरा फाइट के दौरान मदद के लिए योरू और लेही दोनों का शुक्रिया करता है। इसके बाद लेही कहते हुए चली जाती है कि फिर मिलेंगे। अंदर जाकर के वो क्रो के साथ बैठते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं जो हुआ। अकीरा एक्सप्लेन करता है कि ग्राहम के पास कुछ बूस्टेड सोल्जर्स हैं जो स्पेशली उससे डील करने के लिए बनाए गए हैं। वो उनकी कंसीलमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं और चाहे वो जैसे भी अटैक करे उन पर असर ही नहीं होता, जैसे कोई स्पेशल बैरियर है जो उन्हें डैमेज से बचाता है। क्रो भी थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कि अगर वो सोल्जर्स अकीरा के लिए भी प्रॉब्लम बने हैं तो वाकई काफी स्ट्रांग होंगे। अकीरा हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि वो उन्हें एक एक करके शायद हैंडल कर सकता है, लेकिन नंबर ज्यादा होने की वजह से वो अकेला उनसे डील करना मुश्किल लगा। क्रो अकीरा को याद दिलाता है कि वो वॉरियर नहीं है और सीधा हेड ऑन फाइट उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं है। एसेसियन होने के नाते उसके पास ग्राहम जैसे लोगों से डील करने के अपने तरीके होने चाहिए। बीच में अमेलिया बोल पड़ती है कि अकीरा ने अभी तक जॉब एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन क्रो कहता है कि अब उनके पास चॉइस भी नहीं है।
ग्राहम उस टाइप का आदमी है जो अपनी बात पूरी ना होने पर सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो अकीरा को वार्न करता है कि ग्राहम एमिलिया को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ उसके पीछे आएगा। अकीरा थोड़ी देर सोचता है और फिर योरू और एमिलिया से कहता है कि वो सो जाए क्योंकि उसे थोड़ा टाइम अकेले रह करके सोचना है। जब एमिलिया सो जाती है, अकीरा बेड से जागता है क्रो के शब्दों के बारे में सोचते हुए और समझ जाता है कि वो सच कह रहा था। अगर वो सच में चाहता है कि एमिलिया सेफ रहे तो उसके पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो ग्राहम को ढूंढ कर मार दे। अपने अगले मूव लेने से पहले वो अपना सारा सामान गियर रेडी कर रहा होता है। तभी सारन के छोड़े उस पोटली से क्रिस्टल बॉल निकल करके जमीन पर गिर जाता है और अचानक से एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो चलने लगा था जिसमें सारन कहता है कि अगर अकीरा ये वीडियो देख रहा है तो शायद वो मर चुका है। वो कहता है कि अकीरा को इस दुनिया के हालात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका असली गोल अपनी दुनिया में वापस जाना है। वो उसे बताता है कि बदले के रास्ते पे ना चले और उसकी कातिलों को ढूंढकर बदला लेने की कोशिश भी ना करे क्योंकि इससे उसकी रूह गंदी हो जाएगी। सारन की आखिरी नसीहत सुन करके अकीरा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि बदले की आग में खुद को मत जला लेना। ये आंसू धीरे धीरे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के हो जाते हैं और अकीरा अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि जब साला उसने आखिरकार मारने का फैसला कर ही लिया तभी उसे ये मैसेज क्यों मिलना था। वो अपने मेंटोर के बारे में सोच करके और थोड़ा रो लेता है, फिर उसकी यादों से माफी मांगता है क्योंकि अब वो अपना फैसला बदल नहीं सकता। अब बात सिर्फ बदले की नहीं रह गई है बल्कि एमिलिया की सेफ्टी की भी आ गई है। वो अपना सामान पैक करता है और निकलने ही वाला होता है कि देखता है कि क्रो अभी भी जाग रहा है। वो भारी दिल से पूछता है कि क्या उसने फैसला कर लिया। अकीरा कहता है हाँ, वो अब ग्राहम को मारने जा रहा है लेकिन जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो वो और किसी की जान नहीं लेगा, सिर्फ ग्राहम के पास मौजूद बूस्टेड सोल्जर्स को छोड़ के। क्रो कहता है कि उसने कभी ऐसा एसेसियन नहीं देखा जो मारने से इतना कतराता हो लेकिन फिर भी उसे गुड लक विश करता है। निकलने से पहले एमिलिया उसे रोक लेती है और कहती है कि वो ना जाए क्योंकि दिल से वो जानती है कि अकीरा किसी को मारना नहीं चाहता। अकीरा बस उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसका फैसला फाइनल है और इतना कहकर वो उस ठंड भरी रात में निकल जाता है। झील के पास चलते हुए वो योरू को बैठा हुआ देखता है लेकिन अकीरा उसे कहता है कि वापस चला जाए क्योंकि वो इस चीज को अकेले हैंडल करना चाहता है। आखिरकार अकीरा उस मेंशन तक पहुंच जाता है जहां ग्राहम रहता है और नोटिस करता है कि कोई और एसेसियन भी काम पर लगा है। वो एसेसियन मेन गेट पर गार्ड्स को मार देता है और अंदर कंपाउंड में घुस जाता है। फिर ग्राहम के बेडरूम में घुसने की तैयारी करता है। अचानक उसे अकीरा की प्रेजेंस महसूस होती है और वो मुड़ कर देखता है। समझ जाता है कि अगर उसे इस किलिंग का पैसा चाहिए तो उसे बेस्ट से टक्कर लेनी पड़ेगी। अकीरा अपने मन में उस एसेसियन से माफी मांगता है क्योंकि अफसोस के साथ वो किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दे सकता। वो एसेसियन मुड़ करके फाइट शुरू कर देता है लेकिन वो जो भी कोशिश करता अकीरा उससे बेहतर फाइटर होता है। वो उसके हाथ पैर तोड़ देता है और फिर उसे खत्म करके बेडरूम में घुस गया था जहां ग्राहम अपने बेड पर सो रहा था। अकीरा अपना चाकू निकालता है पर उसके हाथ कांपने लगते हैं लेकिन आखिरकार वो ग्राहम को उसके बेड पर ही चाकू मार देता है और वापस लौट आता है। वहां उसे एमिलिया इंतजार करती हुई मिलती है। अकीरा भारी दिल के साथ बैठ जाता है और कहता है कि ग्राहम को मारने के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो इस बात से डर जाता है कि शायद अब वो सच में एक रियल एसेसियन बन चुका है और उसने अपनी ही कसम तोड़ दी। वो खुद को कोसने लगता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तब किंग को ही मार डालता तो शायद सारन भी जिंदा होता। उसकी दो तरफा सोच की वजह से सारन को अपनी जान देनी पड़ी। एमिलिया तुरंत पीछे से उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो। योरू भी वही बात कहता है और इससे अकीरा का थोड़ा मोराल बढ़ता है। वो अगले स्टेप्स के बारे में सोचता है और फैसला करता है कि शायद अब वो अपनी दुनिया में तो वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसने किसी की जान ले ली है, लेकिन वो अपने क्लासमेट्स को तो सेफली अर्थ वापस भेजने में मदद कर सकता है और अगर उसके लिए उसे और जान लेनी पड़ती है तो वो तैयार है। इसी के साथ वो इस दुनिया में खुद को एक एसेसियन के रूप में पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना, बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।